हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं राहुल चौधरी बिहार उत्कर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। कैसे मेरे प्यारे दोस्त, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेटा अपनी पढ़ाई को लेकर के व्यस्त भी होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में अपन लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, और जो ऐसा अहम टॉपिक हम कह सकते हैं, ऐसा खास टॉपिक हम कह सकते हैं, ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए, प्रत्येक एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर बच्चे के लिए ये सेशन हमारा बहुत ही ज्यादा मतलब फायदेमंद कह लो बच्चा आपको, या फिर हम इसको कहेंगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, लगातार मेरे साथ सेशन में जुड़े रहेंगे और शुरू से लेकर एंड तक आज की इस क्लास में हम लोग आपके वो बेहतर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम थंबनेल पर आपको पता चल गया होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे। सभी साथी जल्दी से फटाफट से जुड़ जाएंगे, और जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें यदि चैनल पर नए हैं तो। और चलिएगा फिर हम स्टार्ट करते हैं आपके इस प्यारे से, लाजवाब से, सुंदर से सेशन को, जिसमें हम अच्छी कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं बच्चा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कैसे इस चीज की चीजें बनती हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और देन कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिले। तो हमारा सेशन में एक बार फिर से बता दूं कि बिहार एसआई और बिहार एसएससी 10+2 वाली वैकेंसीज, या फिर हम वनडे एग्जाम्स की बात करें तो हर उस एग्जाम्स के लिए आवश्यक होगा बच्चा जहां पर बायोलॉजी का सेशन आता है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये साइंस के अंदर बायोलॉजी का एक पार्ट बनता है। उसी बायोलॉजी के पार्ट पर हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम परिसंचरण तंत्र हमने रखा है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सभी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सभी को राधे राधे, सभी को बहुत सारा प्यार। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र क्या है भाई? बेसिक्स ऑफ फंडा। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके नाम को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। अगले हमारे 1.5-2 घंटे की जो क्लास है उस नाम के डिस्कशन पर ही डिपेंड करती है। यदि आपको वो नाम उसका अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको उसका पूरा का पूरा सार समझ में आता चला जाता है। ठीक, तो मैं बात करता हूं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है सर, इसमें हमें क्या पढ़ना है सर, कैसे पढ़ना है सर, किसने दिया था, कब दिया था, वो बेसिक बातें करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई दे रही है, क्या चीज दिखाई दे रही है भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसे हम हिंदी में कहेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के नाम से बेटा इसको हम लोग जानेंगे। परि का मतलब क्या होता है साथियों? प्रत्येक जगह। और संचरण का मतलब क्या होता है साथियों? भ्रमण करना। परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं मानव बॉडी के अंदर। अब मानव बॉडी के अंदर प्रत्येक जगह पर क्या संचरण हो रहा है, प्रत्येक जगह पर कौन संचरण हो रहा है बॉडी में, हमारी शरीर का वो कौन सा पार्ट है जो प्रत्येक जगह पर बेटा सर्कुलेट कर रहा है, तो उसका नाम आप जल्दी से कमेंट सेशन में छोड़ दीजिएगा और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो, परिसंचरण, परि का मतलब है प्रत्येक जगह, संचरण का मतलब है बेटा भ्रमण करना। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं साथियों, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रत्येक जगह पर जो भ्रमण कर रहा है बेटा, वो करता है कौन भैया? वो करता है कौन भाई मेरे? वो करता है बेटा ब्लड। कौन करता है बेटा? ब्लड। तो प्रत्येक जगह पर हमारे शरीर में जो भ्रमण कर रहा है उसका नाम है बेटा ब्लड। ब्लड बोले तो बेटा रुधिर, और रुधिर बोले तो बच्चा रक्त। और इसे परिसंचरण करा कौन रहा है, इसको सर्कुलेट कौन करा रहा है बॉडी में, तो बेटा उसका नाम है हार्ट। बेटा हार्ट। हार्ट का मतलब होता है बच्चा हृदय। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जब हम लोग बातें करेंगे बेटा, तो ये 2 पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक हृदय के ऊपर और एक हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बेटा ब्लड के ऊपर। ब्लड क्या होता है, हृदय क्या होता है, दोनों से महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो अक्सर करके एग्जाम में देखने के लिए मिले। उन बातों को लेकर के हम इसमें बच्चा क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो मेरे साथियों यहां पर हम लोग देख रहे हैं परिसंचरण तंत्र के इन पॉइंटों पर डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें, इन दोनों पर चलने से पहले कुछ बेसिक बातें इसकी जो पूछी जाएंगी आपको। पहला पॉइंट पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र को खोजा किसने था। दूसरा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है बेटा पूछने के लिए कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, और चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं।
जब ये बातें आपको देखने के लिए और पूछने के लिए आती हैं तो ये चीजें पहले हम क्लियर कर लें, देन हम हार्ट और ब्लड की बातें करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात आती है बेटा तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम भैया विलियम हार्वे था, इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, विलियम हार्वे। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी बच्चा? विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा बेटा इसको खोजा गया। अच्छा, परिसंचरण तंत्र की खोज कब हुई बच्चा? इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1628, 1628 ईस्वी में इसको खोजा गया था बेटा, ये भी बात आपको याद रखनी है। सन 1628 में इसकी खोज हुई और विलियम हार्वे ने बच्चा इसकी खोज की थी सन 1628, ठीक। अच्छा, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे बेटा? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है बेटा उसको बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है एंजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड स्टडी। इसकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा? उसे कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी जो होती है बेटा वो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात क्लियर हुई आपको? बोलो सर क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो वहीं एक क्वेश्चन और बन जाता है बेटा आपसे पूछने के लिए। वो क्वेश्चन ये आएगा, क्या आएगा सर जी? सर जी वो क्वेश्चन ये बनेगा भैया कि हृदय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा और जो ब्लड का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा भैया? ब्लड की जो स्टडी होती है इसको बोला जाता है बच्चा हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाए भाई स्टडी ऑफ हार्ट, तो हृदय का जो अध्ययन होता है तो इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी बोला जाता है बेटा। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी और स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। It was discovered by William Harvey in 1628. विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में परिसंचरण तंत्र की खोज की, जिसके अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर ब्लड और हृदय का अध्ययन किया जाता है। हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं और ब्लड के अध्ययन को बेटा हम हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बेसिक ऑफ दिस चैप्टर हम कह सकते हैं, इस चैप्टर का बच्चा ये बेसिक बातें थी। अब हम वन बाय वन करके इनको पढ़ना प्रारंभ करते हैं, इनको देखना प्रारंभ करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं और कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आगे देखेंगे, वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हृदय को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग फिर ब्लड को डिस्कस करेंगे बच्चा। तो कुछ हृदय से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं उनको समझा रहा हूं, उनको आप भी समझते चलिएगा। देखो यहां पर जब हम लोग बातें करते हैं, आप एक हेडिंग बनाएंगे ह्यूमन हार्ट। अगर ह्यूमन हार्ट की मैं बात करता हूं, मानव के हृदय की बात करता हूं बच्चा, तो इसे क्या कहते हैं? हृदय कह सकते हैं भैया आप हिंदी में, भैया इसको दिल कह सकते हैं आप। दिल शब्द उर्दू का है बेटा, तो हिंदी में इसको हृदय और उर्दू में इसको दिल और इंग्लिश में इसको हार्ट के नाम से जाना जाता है। जब हम दिल की बात करते हैं तो इस दिल से कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण पॉइंट्स और महत्वपूर्ण चीजें निकल के आती हैं। ये जो दिल होता है हमारा भैया, ये कैसा होता है? बड़ा नाजुक होता है आपका, टूट जल्दी जाता है। लेकिन मैं उस दिल की खोज कर रहा हूं भाई बहुत दिन से, जो किसी के आने से या किसी के चले जाने से टूट जाता है या जुड़ जाता है। वो दिल मुझे आज तक नहीं मिल पाया कि वो कौन सा दिल है जो किसी के जाने आने से टूट जा रहा है। भैया साइंटिफिक स्टडी के आधार पर पता लगाया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई दिल उपस्थित नहीं है, कोई दिल प्रेजेंट नहीं है जो किसी के आने से या चले जाने से टूट या जुड़ जाता हो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको भी याद रखना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मोह माया है। तो उस मोह माया के बंधन से थोड़ा सा बाहर रहे बेटा। यहां जो दिल की बात आती है ना भैया, दिल का केवल और केवल एक ही फंक्शन होता है, वो है बच्चा पंपिंग ऑफ ब्लड। ये बेटा ब्लड की पंपिंग करता है, इसे मशीन कहा जाता है, पंपिंग मशीन ऑफ ब्लड कहा जाता है भाई। इसका टूटना जुड़ने का कोई संबंध नहीं है रे। एक आपको छोड़ के चली गई और आपका क्या है, दिल भाई टूट गया। दूसरे क्रॉसिंग पर दूसरी देखी, अब तो जिंदगी की ख्वाहिश तुम ही हो। कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि रहीमदास जी कह गए हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो बेटा ऐसा नहीं होता। अगर एक बार दिल टूट गया तो दोबारा ऐसी फीलिंग्स नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि दिल तो नहीं टूटा होगा, कुछ और ही दिक्कत हुई होगी। तो वो दिक्कत हमारे ब्रेन के अंदर होती है। ब्रेन में अग्र मस्तिष्क का डायंसीफिलोन का हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होता है किसी के चले जाने से, क्योंकि प्रेम की भावना वही उत्पन्न कराता है। ठीक, तो दिल है, इसे बदनाम ना करें, चुपचाप से पढ़ते रहें। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के ऊपर हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात आती है बेटा दिल के बारे में। अगर मैं दिल की बात करूं तो सबसे पहले इसका वेट आता है कि हृदय का वजन कितना होता है। तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप उन चीजों को लिखते चलिएगा। इसके कुछ बातें होती है बेटा वेट से। तो वेट ऑफ हाइट, अगर मैं बात करूं हृदय के वजन की, वेट ऑफ हाइट, अगर मैं हृदय के वजन की बात करूं बेटा, तो यहां से दो प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला आएगा मेल के हृदय का वजन, सर जी बता दो मेल के हृदय का वजन। और दूसरा आएगा भैया फीमेल के हृदय का वजन, फीमेल के हृदय का वजन। बेटा जब मेल के हृदय का वजन पूछ लिया जाए बेटा तो 300 ग्राम आंसर करना, और फीमेल के हृदय का वजन पूछ लिया जाए बेटा तो 250 ग्राम आंसर कर देना। यहीं पर आपसे मेल के हृदय का वजन उसके परसेंट में पूछा जाएगा तो 0.45% ऑफ बॉडी वेट होता है बेटा। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन आता है पूछने के लिए फीमेल का, तो इसका 0.40% ऑफ बॉडी वेट होता है बेटा, किसका, फीमेल का होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका मतलब हो जाएगा बेटा शरीर भार का। क्या हो जाएगा साथियों, शरीर भार का। मतलब इसका यह है कि शरीर के वजन का कितना प्रतिशत हृदय का वजन होता है। तो आंसर करना है कि 0.45% होता है मेल के हृदय का वजन, उसके शरीर के वजन के आधार पर। और फीमेल की जब बात की जाए तो आंसर कर देना 0.40% ऑफ बॉडी वेट होता है फीमेल का, उसके शरीर के वजन के आधार पर। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सेशन। हम कह सकते हैं बेटा कि ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, क्योंकि ये वाली बात तो सबको पता है, लेकिन भैया इन बातों से क्वेश्चन आएगा, यही तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा आपके एग्जाम का। तो आपको क्या करना है, ये दोनों ही पॉइंट याद करके रखने हैं। अरे क्लियर हुआ क्या इतना सा? वेट से क्लियर हुआ। एक चीज और यहां पर मैं आपको समझा दूं, एक चीज और मैं यहां पर आपको समझा दूं बेटा, ये तो वेट ऑफ हाइट से क्लियर हो गई कुछ बातें। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन आता है हृदय के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे मान के चलो हमारा हृदय है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट की बात कर लेता हूं मैं यहां पर। मैं बात कर लेता हूं बेटा फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट, मैं बात कर लेता हूं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट। जब फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट की बात आए, अब आए तो आए, क्या करना होगा भैया इसके लिए। जब फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट की बात आए बेटा, हृदय की धड़कन बनने की जब बात आती है साथियों, तो हृदय की धड़कन कैसे बनती है और कहां बनती है, वो बातें हम लोगों को करनी है। चलो, हृदय धड़कन बनने के लिए एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, विशेष प्रकार से ध्यान रखनी है कि जो हमारा हृदय होता है ना, वो ऐसा होता है। ये क्या बना दिया सर आपने, नाशपाती सा कुछ लग रहा है। नहीं बेटा, आपको केवल हृदय से रिलेटेड पॉइंट याद रखने हैं। मैंने क्या बताया कि ये हमारा हार्ट जो होगा कुछ ऐसा होगा, और इस हार्ट के अंदर जब मैं बात करूं बेटा, तो इसमें कितने चैम्बर होते रहे, 4।
कितने चैम्बर होंगे बेटा? 4। अब जब 4 चैम्बर का हमारा दिल है, हृदय है, तो बेटा एक बात याद अवश्य रखिएगा कि ये जो 4 चैम्बर होते हैं ना भाई, इसके ऊपर वाले दोनों को ऑरिकल बोला जाता है और नीचे वाले दोनों को बेटा वेंट्रिकल बोला जाता है। इसको भैया आलिंद का नाम दिया जाता है और इसको बेटा निलय का नाम दिया जाता है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरी लेफ्ट साइड और ये मेरी राइट साइड है, उसी प्रकार हमारा हृदय का डायग्राम बना हुआ है। ये इसकी लेफ्ट साइड और ये इसकी राइट साइड हो गई। तो मैंने इसको नाम क्या दिया बेटा? मैंने इसको नाम क्या दिया भाई? इसको दे दिया नाम मैंने राइट और इसको मैंने नाम दे दिया लेफ्ट। जब मैंने इसको लेफ्ट राइट नाम दिया तो इसका नामकरण करें तो राइट ऑरिकल, इसका नाम राइट वेंट्रिकल, इसका नाम लेफ्ट ऑरिकल और इसका नाम बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। समझ में आया? मानव हृदय में कितने चैम्बर हो गए बेटा? 4। कौन कौन से हो गए सर जी? एक देखो भैया, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब है इसमें 4 चैम्बर हृदय में हमारे पाए जाएंगे। दायां आलिंद दायां निलय, वायां आलिंद बायां निलय। भाई समझ में आया इतना सा? बोलो सर आ गया। जो बायां निलय होता है हमारा, इसमें बॉडी के अंदर से निकलने वाला ब्लड पहुंचता है। क्वेश्चन आता है कि हमारे हृदय के किस चैम्बर में सर्वप्रथम ब्लड पहुंचता है? तो आंसर करेंगे बच्चा दायां आलिंद, मतलब राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड पहुंचेगा। जब राइट ऑरिकल में ब्लड आता है तो यहां पर एक गांठ पाई जाती है भैया, यहां पर एक गांठ प्रेजेंट होती है और इस गांठ पर ब्लड पहुंचता है और इसी गांठ का नाम क्या होता है बेटा? इसी का नाम होता है एसए नोड। इसी का नाम क्या होता है बेटा? एसए नोड होगा। और इसी एसए नोड को क्या कहते हैं बेटा? पेस मेकर के नाम से जानते हैं। पेस मेकर के नाम से बेटा इसको जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे साथियों? पेस मेकर के नाम से। जो ऐसे नोड होगा, ऐसे नोड की जब मैं बात करूं बेटा तो इसको बोला जाता है हिंदी में कोटरालिंद। क्या बोलेंगे बेटा इसको? कोटरालिंद के नाम से बेटा इसको जाना जाता है। इस बात को आप याद रखना। और इससे क्या है? गति प्रेरक के नाम से बेटा इसको जाना जाता है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ। नहीं है ना? नहीं होना चाहिए। जब हमारा ब्लड निकलता है बॉडी के किसी भी पार्ट से वेन्स के माध्यम से, तो सारी छोटी छोटी वेन्स सुपीरियर वेना कावा में उसको छोड़ती हैं और उसके माध्यम से जब हृदय के राइट ऑरिकल में प्रवेश करता है तो वो इस नोड पर जाकर के गिरेगा। जब नोड पर जाकर के बेटा ब्लड गिर जाता है तो ये जो नोड है ना, ये प्रेशराइज होती है, ऐसे करके अप डाउन करती है और अप डाउन की स्थिति हार्ट बीट कहलाती है। तो ये 1 मिनट में बेटा कितना कर देगी, ये बात आपको अगर पता है तो यह पहली बात, हृदय धड़कन बनाता है। कौन बनाता है? पेसमेकर। यह हृदय धड़कन बेटा बनाता है। पहली बात तो हमने ये देखी। दूसरी बात यहां से जो आता है ना, वो आता है कि अडल्ट की कितनी हार्ट बीट होती है। अडल्ट की हार्ट बीट जब मैं बात करूं बेटा कितनी होगी, यहीं पर आता है साथियों चाइल्ड की हार्ट बीट कितनी होती है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं आप भ्रूण की, फीटस जो होता है, इसकी हृदय धड़कन कितनी होती है। आपको ये बातें याद रखनी है। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने के लिए आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि अडल्ट व्यक्ति की हृदय धड़कन बता दो। तो भैया अडल्ट व्यक्ति की हृदय धड़कन होगी 72 से 80 टाइम पर मिनट। जब आप नॉर्मल बैठे हुए हैं तो आपकी हृदय धड़कन 72, 73, 74 हो सकती है। लेकिन जब आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, आप रनिंग अवस्था में होते हैं, रनिंग स्टेज में होते हैं बेटा, तो आपकी हार्ट बीट जो होती है वो कितनी हो जाती है साथियों? वो हो जाती है 80। अगर 80 से ज्यादा हो रही है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और आपको डॉक्टर से संपर्क करने की विशेष आवश्यकता है बेटा, नहीं तो समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या करना है, देखना है। तो हार्ट बीट कितनी होती है? 72 से 80, लेकिन नॉर्मल। चाइल्ड की जब आपसे पूछ ली जाए बेटा तो आंसर करना 140 से 150 टाइम पर मिनट। और जब आप भ्रूण की पूछी जाए तो इसकी आंसर करना 150 से 200 टाइम पर मिनट। लेकिन एक बात याद अवश्य रखना, ये मैं लगभग में लिख रहा हूं। किस में लिख रहा हूं? लगभग। लगभग 72 से 80, लगभग 140 से 150, लगभग 150 से 200 टाइम पर मिनट।
ये हार्ट बीट होती है। हमारे हृदय के राइट ऑरिकल में ब्लड जाता है, राइट ऑरिकल में ऐसे नोड पाया जाता है, उसी का नाम पेसमेकर होता है। तो ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या होगा? पहला क्वेश्चन बेटा आता है कि हमारे हृदय के कितने चैम्बर, तो आंसर हो गया 4। ऊपर वाले को क्या कहेंगे बेटा? ऑरिकल। नीचे वाले को क्या कहेंगे? वेंट्रिकल। किस आलिंद में हमारी ऐसे नोड प्रेजेंट होती है? तो दायां आलिंद में ऐसे नोड बेटा प्रेजेंट होती है। दूसरी बात यहां से पूछने के लिए आती है कि ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या होगा? तो पेस मेकर होगा बेटा। हृदय धड़कन किससे बनती है? तो आंसर आप पेस मेकर कर देना। आंसर आप बच्चा क्या कर देंगे? हृदय धड़कन किससे बनती है? कोटरालिंद आंसर कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? हमारी हृदय धड़कन जब बनती है तो 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कन बनती है? तो बेटा आंसर क्या करेंगे? लगभग 72 से 80 टाइम पर मिनट होगी। जब आपसे क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि बच्चे की हृदय धड़कन कितनी होती है, तो 140 से 150। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाए कि भ्रूण की, फीटस की, बच्चा मां के गर्भ में है उस समय कितनी होगी, तो साथियों आंसर कर देंगे 150 से 200 टाइम पर मिनट। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ, नहीं होना चाहिए ना? ठीक। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, इस वाले पॉइंट से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इस वाले पॉइंट से 4 लैंग्वेज बनती है बेटा हमारे एग्जाम में। चारों लैंग्वेज समझेंगे कौन कौन सी होगी। पहली लैंग्वेज देखिएगा, सामान्यतः व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होगी, पहली। दूसरी, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होगी। तीसरी, आराम के समय व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होगी। चौथी, सोने के समय पर व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होगी। ये 4 क्वेश्चन आते हैं बेटा और हम चारों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पर कुछ लगा देते हैं, कहीं पर कुछ लगा देते हैं। आज आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आपको कुछ भी नहीं विचार करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। इन तीनों का आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का आंसर आपको क्या करना है बेटा? इन तीनों का आंसर करना है 72 से 80 टाइम पर मिनट। 72 से 80 टाइम पर मिनट। चाहे आपसे पूछे इन अडल्ट स्टेज कितनी होती है, चाहे आपसे पूछे बच्चा वयस्क अवस्था में कितनी होती है, चाहे आपसे पूछे कि रेस्ट के समय पर व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होती है, तो ऑल क्वेश्चंस जो हैं तीनों टाइप के, इन तीनों का आंसर आप लोगों को क्या करना है मेरे साथियों? इन तीनों का आंसर आपको करना है क्या? 72 से 80। लेकिन याद रखें, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन स्लीपिंग स्टेज, सोने की अवस्था में कितनी होती है, देन योर राइट आंसर विल बी 60 to 70 टाइम पर मिनट। जब आपका आंसर बेटा क्या होना चाहिए? तब होगा 60 से 70 टाइम पर मिनट। भैया ये क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए और हम भ्रमित हो जाते हैं, हम कंफ्यूज में चले जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये क्या होगा। सामान्यता का मतलब तो नॉर्मल हो गया, मैंने बताया कि अडल्ट व्यक्ति की नॉर्मल 72 से 80। वयस्क का मतलब अडल्ट होता है, ये सीधी सी बात है। जब आराम की बात कर रहा है, रनिंग की, मैंने क्या कहा था? जब आप नॉर्मल रहते हैं तो आपकी 72-73 होगी, जब रनिंग अवस्था में होंगे तो आपकी 80 तक जाएगी। लेकिन आपको यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? आराम का मतलब भी भाई एक नॉर्मल स्टेज हो गया। आप कहीं से रनिंग करके आते हैं तो बैठ जाते हैं ना और कहते हैं मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, आराम कर लूं, इन रेस्ट स्टेज। समझ में आया आपको? नहीं आया इतना सा? तो कहने का मतलब ये है कि रेस्ट की अवस्था जब पूछी ना यूपी पुलिस 2018 री एग्जाम में, ये क्वेश्चन इवनिंग मीटिंग के में सीधा आया था और वहां पर बहुत सारे बच्चे से गलत करके आए। आराम की अवस्था को वो 60 से 70 लगा करके चले आए, लेकिन आराम में भी 72 से 80 इज द करेक्ट आंसर। जब आप सो रहे होते हैं ना, उस समय पर बेटा क्या होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं और वो धीरे धीरे काम करते हैं। बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो धीरे हो जाता है और इस वजह से क्या होने लगता है बेटा? हमारी हार्ट बीट कम आने लगती है। नहीं समझे? तो हृदय धड़कन थोड़ी सी कम होगी, कितनी कम होगी नहीं पता, लेकिन 60 से 70 के नियरेस्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चलो। सर्वाधिक हार्ट बीट अगर आपसे पूछ ली जाए तो बेटा फीटस की सर्वाधिक हो जाएगी। व्हेल मछली की अगर एक और पूछ ली जाती है आपसे, व्हेल मछली की कितनी होती है? तो जो व्हेल, ब्लू व्हेल होती है बच्चा, व्हेल की होती है वो 6 से 7 टाइम पर मिनट होती है। कितनी होगी बेटा? 6 से 7 टाइम पर मिनट होती है। जब आप नेट पर इसको सर्च करेंगे तो लगभग आपको 13 या 26 देगा, लेकिन वहां पर आपको नहीं विचार करना है कि सर ने क्या बोला और यहाँ नेट पर क्या दिया है। आपको
6 से 7 टाइम के नियरेस्ट जो ऑप्शन मिल जाए, टीजीटी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया और वहां पर इसका सही जवाब 9 टाइम पर मिनट माना गया था। लेकिन फिर भी आप 6 से 7 टाइम याद रखेंगे, जिसके नियरेस्ट जो ऑप्शन मिलेगा वही आंसर आपका सही होगा। क्लियर हुआ? फॉर्मेशन ऑफ हार्टबीट आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं बेटा। हो गई ना साथियों? चलो फिर आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ पॉइंट की हम लोग बातें करेंगे और ये फॉर्मेशन ऑफ हार्टबीट शायद आपको क्लियर हो गई है। यदि आपको फॉर्मेशन ऑफ हार्टबीट क्लियर है, हृदय धड़कन का बनना कैसे होता है, ये सब क्लियर है, तो मेरे को एक कमेंट सेशन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, देन फिर हम आगे टॉपिक को डिस्कस करें। आगे बढ़ें, जल्दी बताएंगे फटाफट से। आगे देखेंगे भैया, आगे पॉइंट क्या है भाई। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई कि यहां पर अडल्ट व्यक्ति जो होता है, यहां पर अडल्ट व्यक्ति जो होता है बच्चा, इसकी 72 से 80 होती है लगभग। कितनी होती है साथियों? 72 से 80 ही होती है, 72 से 80 होती है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड की कितनी होती है? 140 से 150 टाइम पर मिनट होती है। एक 150 टाइम पर मिनट होती है। वेल की कितनी बताई? तो वेल की मैंने बताई 6 से 7 टाइम होती है। अच्छा, ये इन सब में लगभग जुड़ा है, लगभग, इसमें भी लगभग और इसमें भी बच्चा लगभग। तो मेरा क्वेश्चन आपसे साथियों एक ये है कि ये लगभग ही क्यों जुड़ा होता है? लगभग 72 से 80, लगभग 140 से 150, लगभग 150 से 200, लगभग 6 से 7 टाइम पर मिनट। इस लगभग के पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि जो लगभग इतनी रहेगी, इससे बहुत कम ज्यादा नहीं होगी। मतलब जैसे फीटस की अपन लोग देख रहे थे ना, फीटस जो भ्रूण होता है ना, इस भ्रूण की कितनी होती है बच्चा? तो मैंने क्या बताया, इसकी होती है 150 से 200 टाइम पर मिनट। लेकिन ये भी क्या है? लगभग। ये भी क्या है? लगभग। मतलब इसके नियरेस्ट देखने को लिए मिलेगी। मेरा क्वेश्चन सब आपसे प्यारे साथियों ये है कि यदि ये लगभग होती है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट हो गई, या फिर हमारी ब्रीदिंग रेट हो गई, या एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम कहते हैं, लगभग उतनी ही क्यों रहती है जो नॉर्मल जिंदगी में चल रही है? कम ज्यादा क्यों नहीं होती भाई? 72 से 80 की जगह 82 से 92 हार्ट बीट क्यों नहीं हो जाती अचानक से? 140 से 150 की जगह 160 से 170 क्यों नहीं हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? लगभग 140 से 145 से 152, लास्ट से इतना तक चला जाएगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये कंफ्यूजन दूर करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेशन में जल्दी से कमेंट से क्लियर कर देंगे कि ये सर इसका रीजन ये है। हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें बहुत कम ज्यादा नहीं होने दे रही है, लगभग उतना ही रख रही है? भाई आंसर करके बताओ फटाफट से बेटा, जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, एक बार आंसर करके बताएंगे फटाफट। तो बेटा इसका आंसर जो भी आप लोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन मैं एक और बता देता हूं इसके पीछे का रीजन क्या होता है। ध्यान दो, ध्यान देंगे तो बेटा हम इसकी बात करें तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है साथियों, वो है हमारे शरीर के अंदर बनने वाला बायोलॉजिकल क्लॉक। और बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रण रखने के लिए हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं ग्रंथियां, और ग्रंथियों से निकलता है हार्मोन। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन एक वो पदार्थ होता है, हार्मोन एक ऐसी चीज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले प्रत्येक बायोलॉजिकल क्लॉक को बेटा क्या करता है? मेंटेन करता है, उसे नियंत्रण करता है, उसे कंट्रोल करता है। सर बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है जैविक गतिविधियां। सर जी जैविक गतिविधि क्या होती है? बेटा जैविक गतिविधि का मतलब होता है जैविक घड़ी। नहीं समझ में आया भैया? हम कह सकते हैं एवरी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक।
मानव शरीर की प्रत्येक क्रियाविधि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से समझो बेटा। एग्जाम्पल का मतलब है जैसे हमें नींद आना, हमें भूख लगना, हमें प्यास लगना, आंखों के पलकों का झपकना, ब्लड का सर्कुलेट होना, बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन होना, हार्ट बीट का बनना, ब्रीदिंग रेट का होना। अरे भैया ऑल दीज प्रोसेस आर कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। ये सारी की सारी प्रोसीजर जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी क्रियाएं जो बॉडी के अंदर देख रहे हैं, वो हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर जो आपके बस में नहीं है वो चल रही है, वो सारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। और उस पर नियंत्रण करने के लिए हार्मोन होते हैं। तो कोई हार्मोन ऐसा है जो इस हार्ट बीट को ज्यादा नहीं होने दे रहा, और कोई हार्मोन ऐसा है जो इस हार्ट बीट को कम नहीं होने दे रहा। तो वो दो हार्मोन इस पर काम कर रहे हैं, एक उसको इंक्रीज कर रहा है तो एक उसे डिक्रीज कर रहा है। दैट्स मीन ये बैलेंस में रहती है, लगभग उतनी ही रहती है। तो बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रण में कौन रख रहा है रे? हार्मोन। और ये चीज भी किसके अंतर्गत आ रही है? बायोलॉजिकल क्लॉक के अंतर्गत आ रही है। तो इसका मतलब है इस पर भी हार्मोन ने नियंत्रण रखा होगा। अरे क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर जी वो हार्मोन कौन से हैं जरा बताना आप, जो हार्मोन इस पर नियंत्रण रखते हैं, बताएं क्या? चलो उन दोनों हार्मोन की मैं बात कर रहा हूं जो इसको कम ज्यादा होने पर काम करता है। ठीक, तो चलिएगा फटाफट से देखिएगा वो हार्मोन कौन से हैं जो इस पर काम कर रहे होते हैं। बेटा देखो, जैसे मान के चलो हमारा शरीर है, ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, आप पहले से ही जानते हैं। देखो कितना प्यारा बनाया मैंने। ये जो हमारी बॉडी है, बॉडी है ना, अब देखो ये बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है बच्चा, अब ये है तो है, इसका क्या करें? अब इस शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक बनने के लिए क्या होगा? अब बायोलॉजिकल क्लॉक बनने के लिए कुछ ग्रंथियां होंगी जिनसे हार्मोन रिलीज होंगे। सर वो ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन रिलीज करती हैं? अब तो ज्यादा ही बढ़िया बन गया यार। देखो हार्मोन रिलीज करने के लिए वो ग्रंथियां कौन सी हैं, उन ग्रंथियों की बात बता दो सर जी। वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन रिलीज कर रही होती है? तो देखो ये मान लो कि हमारा शरीर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है बेटा, कुछ ग्रंथियां देखने के लिए आपको मिलेंगी। जैसे मान के चलो मैं इसमें एक ग्रंथि बना देता हूं यहां पर कुछ इस प्रकार की, ऐसे करके। इस ग्रंथि का नाम होता है बेटा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड होगा। ध्यान देना इस बात पर मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पर बना देता हूं बेटा इसमें दो किडनी। किडनी आपने देखी नहीं होंगी तो देख लो कैसी होती है, बड़ी अच्छी लगती है, प्यारी सी, है ना। अब ये जो किडनी होती है ना हमारी, इनके ऊपर ही बेटा दो ग्रंथि होती है ऐसे करके, और इन दोनों ग्रंथियों का नाम होता है बेटा क्या? एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, इन्हीं को हम हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहेंगे भैया? अधिवृक्क ग्रंथि। ध्यान से देखिएगा, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, यहां से एक हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन निकलता है बेटा जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा बच्चा? थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है, इससे एक हार्मोन निकलता है बेटा, इसे कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। ये जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है, इसी को बेटा बोला जाता है क्या? हाँ, इसी को बोला जाता है बेटा क्या? 3F हार्मोन, 3F हार्मोन। अब ये जो 3F हार्मोन होता है भैया, इसी को बोला जाता है और क्या? इमरजेंसी, मतलब आपातकालीन हार्मोन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? इमरजेंसी हार्मोन बोलेंगे, मतलब हम इसको आपातकालीन हार्मोन बोलेंगे। क्लियर?
अरे इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी किडनियां होती हैं उन किडनियों के ऊपर एक एक ग्रंथि होगी ट्रायंगल शेप में, और उसका अधिवृक्क नाम होता है, उसे एडिनल ग्रंथि कहते हैं। और एडिनल ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होगा उसे एड्रिनलिन हार्मोन कहेंगे। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होगा उसे थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन होता है बच्चा, इसका काम क्या होता है? जो एड्रिनलिन नाम का हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है? एक क्वेश्चन आता है कि जो एडिनल ग्रंथि होती है उससे निकलने वाला एड्रिनलिन हार्मोन, उसको क्या कह रहे हैं हम? दूसरा नाम क्या बेटा? 3F। सर जी 3F का मतलब तो समझा दो भैया। 3F से क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बनता है। 3F का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान दो, मैं 3F की बात कर रहा हूं बेटा। 3F की बात करूं ना तो 3F का मतलब क्या है वो देखो। 3F का मतलब क्या होता है? ये 3F से रिप्रेजेंट हो रहा है, F, F और F। इसका मतलब है फाइट, फाइट का मतलब बच्चा लड़ना। फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब है उड़ना। फियर, फियर का मतलब है डरना। तो कहने का मतलब ये है फाइट, फ्लाइट, फियर, लड़ना, उड़ना, डरना। जब आप किसी से फाइट कर रहे हैं, जब आप किसी से लड़ रहे हैं तो दो गाली और सुना लें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, महिलाओं के अंदर ये ज्यादा चीज देखने के लिए मिलती है कि आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लेकिन क्या है बच्चा, वो गालियां तो दे रही है और दो गाली और दो गाली, लेकिन उसका बॉडी जो है ना वो कंपन कर रही है, कांपना स्टार्ट कर दिया है, कांपता हुआ जा रहा है, शरीर में जान नहीं है, शरीर कह ही नहीं रहा कि भाई लड़ ले, क्योंकि झेल नहीं पाएंगे जब पड़ जाएगा एक गाल पे। तो कहने का मतलब है कि ऐसी जो स्थिति होती है, लेकिन हमारी मन नहीं मान रहा, दिमाग कह रहा है कि दो गाली और दे ले, क्योंकि इसने एक दिया ना मैं इसे दो दूंगी। तो उसका मतलब है ना भाई, ये जो लड़ने की जो स्थिति बनती है, जो लड़ाई आप कर रहे होते हैं, जब आप फाइट कर रहे होते हैं, तो और थोड़ी सी हिम्मत देने का जो काम करता है, नहीं कर देंगे, तो वो काम कौन करता है? एड्रिनलिन हार्मोन करता है बच्चा। इसीलिए ये लड़ने के समय पर भी जनरेट होगा बॉडी के अंदर, आपको हिम्मत देगा, भाई लड़ ले, तू ही तो है जो इसको कूट डालेगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हिम्मत जरूर देता है, तो आप लड़ लेते हैं। तो लड़ने की स्थिति यहां पर आती है ना। दो महिलाओं में जब लड़ाई हो रही होती है भाई, चोटी मार होती है, वह कितना मजा आता है ना, देखने में आता है। पर लड़ाई करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमेशा प्यार से रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। क्या रखा है जिंदगी में ना, लड़ने के बाद गोलियां चलेंगी, है ना, एक दो इधर से एक दो उधर से खत्म हो लेंगे, जिंदगी बर्बाद। अब परिवार के लिए क्या केस चलता रहेगा पूरी जिंदगी। एंडिंग द पॉइंट गवर्नमेंट भी क्या कराती है? समझौता करा देती है, कंप्रोमाइज करा देती है। जब आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है, जमीन जायदाद दांव पे लग जाती है, फिर कंप्रोमाइज हो जाता है। अरे भाई उस कंप्रोमाइज को पहले ही रहने दो, है ना। किसने कही किसने सुनी, सब ऐसे ही है, जिंदगी है, चलती रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज नहीं होना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लाता कोई कुछ नहीं है, ले जाता भी कोई कुछ नहीं है, सब यहीं छोड़ जाते हैं। तो लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। जितना प्रेम से चीज़ें कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। महाभारत क्या कर लिया, कुछ हुआ? वो सबसे भाई, महाभारत एक ऐसी चीज़ है, वो आपको क्या देता है भाई, आपको ऐसी प्रेरणा देता है कि उसे करने से, लड़ाइयाँ करने से हमें क्या मिलता है? सिर्फ मिट जाते हैं। तो मिटना नहीं है बेटा, अपने आप को बनाना है। और बनाएंगे कब? जब केवल अपने आप को हम रेगुलर रूटीन में क्या करने की कोशिश करते हैं? जब हम अपने आप को उच्च स्तर पर देखने की कोशिश करते हैं। इन द सेंस ये है कि जब आपने कल जो पढ़ा, आज आपने अपनी नई जिंदगी में क्या सीखा, आप आज की जिंदगी में क्या सीख करके सो रहे हैं, वो चीज मायने रखती है, वो चीज इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में। ना कि ये कि किससे कितना लड़े। दूसरों के लिए आप ऐसी चीजें, जब कहते हैं ना, जो बोहेगा पाप वो पाप को भोगेगा। तो बेटा पाप अगर आप कर रहे हैं, पाप इन द सेंस आप नेगेटिविटियों की तरफ चले जाओ, कि जितनी भी नेगेटिविटी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ नहीं। हमारा माइंड एक तरीके से ये मान लो यूट्यूब की तरह होता है बेटा। जब आप यूट्यूब पर रील्स देख रहे होते हैं, आप यूट्यूब पर जाकर के कोई भी ब्लॉग देख रहे होते हैं, आप सर्च किया दिस टाइप ऑफ ब्लॉग, आपने वो ब्लॉग देख लिया, तो आपकी यूट्यूब लिस्ट में, सर्चिंग लिस्ट में जाएंगे तो आपको पहले वही ब्लॉग आएंगे, वही रील्स आएंगे, या नेगेटिविटी कुछ देख रहे हैं वो सारी चीजें आएंगी। उसी प्रकार आपके माइंड के अंदर है बेटा। जब आप माइंड से जैसी चीजें सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपने नेगेटिविटी सोचना स्टार्ट किया तो ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिविटी 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 रहेगी। जैसे आपकी सोशल मीडिया है, आप वहां रील्स सर्च करते हैं तो रील्स ही रील्स ज्यादा दिखती हैं, और आप कहते हैं अरे यही आ जाता है बार बार, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो यही आ जा रहा है बार बार। उसका मतलब है आपने वो सर्च कर रखा है। ऐसे हमारा ब्रेन है, जब आप ब्रेन में नेगेटिविटी
भर लेते हैं ना, सोच सोच के कुछ भी गलत चीजों को सोचना विचारना स्टार्ट कर देते हैं ना बच्चा, तो वही बार बार हमें क्या करती है, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार चीजें आती हैं। लेकिन आपको ये सोचना है मेरा सपना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, 2024 में मुझे ये जॉब लेनी है। अगर रात दिन आप ये सोचते हैं ना, जब आप सोते वक्त जब स्लीप की कंडीशन होती है ना, सोने की कगार पर जब आप होते हैं बेटा, तो केवल अपना सपना सोच करके अगर आप सो रहे हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस सपने को टारगेट में रखता है, और एक दिन वो आता है कि जब आपका नाम अखबार में छप जाता है। तो आपको केवल सोने के समय पर अपने सपने को सोच करके सोना है, ठीक? तो लड़ना नहीं है। चलो आओ इधर। अब देखो मैंने क्या बताया बच्चा, यहां पर बताया फाइट। फाइट मतलब लड़ना, लड़ने की हिम्मत आ रही है इसी हार्मोन से। फ्लाइट मतलब उड़ना। भाई जब आप कहीं पर अब उड़ने को छोड़ दो, आप नहीं उड़े अभी तक, है ना, आप नहीं उड़े, लेकिन क्या करें, आप ऐसी बिल्डिंग पर चढ़े होंगे जो 10-15 मतलब मंजिल हम कह सकते हैं 10-15 मंजिल ऊपर है, वहां पर आप चढ़ गए, और जब ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आपने नीचे तो देखा होगा ना, भाई कांप जाती है बॉडी अंदर से, और ऐसा लगता है कि गए काम से, हार्ट बीट तेज हो जाती है, खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं, वर्ज ऑफ डाई, मरने की कगार पर आ जाते हैं। तो वो जो डर होता है ना, फिर थोड़ी देर बाद आप नीचे देखेंगे डर लगेगा, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे फिर डर। जब आप धीरे 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 हैबिचुअल हो जाएंगे उसके, तो फिर आपका डर दूर होगा। उसके पीछे का कारण क्या है, थायरॉक्स, ये एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन उस जगह पर आपके डर को दूर करने के लिए आवश्यक है। या फिर मैं बात करूं, जब आप फ्लाइट से जंप कर रहे होते हैं, ऊपर से कूद रहे होते हैं, तब आपकी बॉडी के अंदर हिम्मत देने का जो कार्य करता है, बेटा कूद जा, कुछ नहीं होगा, है ना। वही माउंटेन ड्यू वाला आपने वो देखा होगा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, भाई कुछ नहीं होगा माउंटेन ड्यू से, डर गए तो खत्म है मामला। डर के आगे जीत केवल हमारा एड्रेनलिन हार्मोन करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एड्रेनलिन हार्मोन उड़ने के समय पर। और ये क्या है भाई, डरना। जब आप रात को अचानक से क्या कर रहे थे, ऐसा कोई सिचुएशन आपकी आई, आप कहीं बाहर गए घूमने के लिए, 10-15 दिन का टूर था, और अचानक से जाते जाते क्या है, आपने कोई कैब की बाहर अनदर कंट्री, और वहां जब आप कैब से वो कंट्री पूरी भ्रमण कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और अचानक से कैब खराब हो जाती है, और रात का समय था, लगभग 2 मतलब ऐसा मान लो कोई 1-1:30 बजे का समय था, और भाई अंधेरा है, आप 2-3 लोग हैं, अब एक दूसरे से आगे पीछे हो गए, और आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ऐसे करके, है ना, डर डर के कि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए। जंगल एरिया बहुत बेकार था, आप जानते भी नहीं उस एरिया के बारे में, और जैसे ही आपने आगे कदम रखा, तुरंत आवाज आती है वहां से चूड़ियों की, खनन खनन खनन। फिर आवाज थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर आवाज आती है पायलों की। अरे भाई भाई ये समझ लो कि जान ही निकल गई। जब ऐसे चूड़ियों की आवाज बजने लगे आपके कानों में, जब पायलों की आवाज बजने लगे, तो वो आवाज होती है बच्चा किसकी, चुड़ैल की। किसकी होती है, चुड़ैल की। लेकिन याद रखना वो चुड़ैल नहीं होती है, वो सिर्फ आपका एक भ्रम होता है ना। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जब डरना, आप डरते हैं ना, तो उस डर को भी दूर कौन करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, आप नाइट में अंधेरे में कमरे में सो रहे हैं, और जैसे अचानक आपको वॉशरूम जाना होता है, जब आप वॉशरूम जा रहे होते हैं ना, तो होता क्या है, बाथरूम जब आप जाएंगे तो होता क्या बच्चा, जब बाथरूम आप जाते हैं तो आप अचानक से लाइट ऑन करते हैं, और आप अपनी शैडो को, परछाई को देखकर डर जाते हैं, अरे चुड़ैल आ गई। आप बाथरूम तो कौन जाने वाला है, पहले ही वापस आ जाते हैं, और जब वॉशरूम तो जाने से पहले बच्चा वापस आ जा रहे हैं, तो आपको लगता है डर के, भाई चुड़ैल आ गई, हमें दिख गई। आप चादर ओढ़ के सो जाते हैं, और आप सोचते हैं कि चुड़ैल तो गई। वो चुड़ैल नहीं जाती, वो आपके ब्रेन के अंदर क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना, वो रिलीज होने लग जाता है बॉडी में, और वो आपके डर को दूर कर देता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, लड़ो उड़ो हार्मोन। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं बेटा, तो वो भी एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं, और ये इमरजेंसी वक्त पे काम आता है, मरने वाली स्थिति में बचाने का काम करता है, इसलिए हम इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। देखो ये जो हार्मोन होता है ना हमारा थायराइड हार्मोन, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जिसे हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन सुनो, यहां से हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए भाई, 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। कैसे कैसे हो गए वो समझा देता हूं। क्वेश्चन पहला आता है कि थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। भाई थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर करना गले के पीछे गर्दन में। ऑप्शन में गला आ रहा है तो गला आंसर सही हो जाता है, लेकिन जो सही आंसर क्या होता है इसका, गले के पीछे गर्दन में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है बेटा, ये एच प्रकार की होती है। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, एच प्रकार की। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहां पर होगी, गले के पीछे गर्दन में। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होगी, एच प्रकार की। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से निकलेगा, तो थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। 5 4 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, एड्रिनल ग्रंथि
ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? तो दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। एडिनल ग्रंथि का आकार कैसा होता है बच्चा? तो ये त्रिभुजा आकार की होती है। एडिनल ग्रंथि संख्या में कितनी होती है बेटा? नंबर में कितनी होती है? 2। एडिनल ग्रंथि पेयर्स में कितनी होती है? पेयर्स बोले तो जोड़ी, जोड़ी में कितनी होती है बच्चा? 1। एडिनल ग्रंथि जो होती है ये कहां पर लोकेटेड होती है? तो दोनों किडनियों के ऊपर। आकार त्रिभुजा आकार, संख्या में 2, पेयर में 1। कौन सा मेन हार्मोन निकलेगा? एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा। एड्रीनलिन हार्मोन को और क्या कहते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं। 3F हार्मोन को और क्या कहेंगे? लड़ो उड़ो हार्मोन कहेंगे। इसी प्रकार फाइट फ्लाइट हार्मोन किसे कहेंगे? तो एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। अरे इतने क्वेश्चन समझ में आ गए भाई? 8-9 क्वेश्चन हमने बना लिए ना? बोलो सर बना लिए। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है। अब देखो भाई ये क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन होगा, ये क्या करता है भैया? यह रक्तदाब, ये रक्तदाब तथा हृदय धड़कन, हृदय धड़कन को बढ़ाता है, बढ़ाता है बेटा। ये रक्तदाब तथा हृदय धड़कन को बढ़ाता है। इतनी सी बात आपको क्लियरली याद रखनी है। यहीं पर अगर बात की जाए, हमारा जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है बेटा? जब मैं एड्रीनलिन हार्मोन की बात करूं तो देखो, एड्रीनलिन हार्मोन का काम याद रखना कि इट इज कंट्रोल अवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या करेगा बेटा? यह हमारी हृदय धड़कन, हृदय धड़कन तथा ब्लड प्रेशर मतलब रक्तदाब, रक्तदाब को नियंत्रण करता है बेटा। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब होता है बेटा कि ये घटा भी सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये घटा भी सकता है और ये बढ़ा भी सकता है। लेकिन आपने कोई कोई बुक पढ़ी होगी, जैसे लूसेंट आपने पढ़ ली हो, तो लूसेंट में दिया हुआ है थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन का इट इज कंट्रोल अवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज इंक्रीज अवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसका अगर मैं बात करूं ना, इसका काम जो मेन फंक्शन है वो इंक्रीज करने का ही होगा। लेकिन जब क्वेश्चन आया है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, और एक ऑप्शन दिया इंक्रीज, एक ऑप्शन दिया डिक्रीज, और एक ऑप्शन दिया है कंट्रोल, और एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा बच्चा इंक्रीज। जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, और ऑप्शन क्या दिया है वो देखो, ऑप्शन दिया है डिक्रीज, ऑप्शन दिया है बच्चा कंट्रोल, और ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या कर देंगे भाई? कंट्रोल। कंट्रोल आंसर तब करेंगे जब इंक्रीज वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं होगा तब। बाकी कंट्रोल के लिए आंसर हमेशा करेंगे किसका? एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रिनलिन हार्मोन। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या करेंगे भाई? बढ़ाने का काम करेंगे। मैंने आपको क्यों बताया ये सारे फंडा? मैंने बताया कि ये जो हमारी जो हार्ट बीट होती है ना, ये लगभग इतनी क्यों आ रही है भैया? मैंने कहा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या करेगा बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन 72 से 80 को ये 72 से 80 से ज्यादा करेगा, और एड्रिनलिन हार्मोन क्या है? इसे घटाएगा। जब ये दोनों कार्य एक साथ कर रहे हैं, एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है, तो कहां पर रहेगी भाई? बैलेंस में, लगभग उतनी। तो प्रत्येक प्रकार की क्रियाविधि पर बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उस पर इसी प्रकार से क्या है? हार्मोन काम करते हैं, और वो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक लगभग उतना ही रहता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे बढ़े। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है बेटा तो हम आगे बढ़े। हार्ट बीट कौन बनाता है भाई? हृदय। हृदय के किस भाग से बनती है? ये राइट ऑरिकल से। कौन बना रहा है? बना रहा है भैया एसी नोड। कम ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि इस पे हार्मोन काम करते हैं, और उन हार्मोन में मैंने भाई ये देखो क्या बना दिया, मैंने क्या बना दिया भाई? ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करके बता दिए। समझ में आ गया इतनी सी बात? बोलो भैया आ गया। अगर आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो ये चीजें समझ में आ रही हैं भाई। इसके बाद एक चीज और पढ़नी है हम लोगों को, एक चीज और पढ़नी है बेटा। मैं आपको यहां पर बता दूं, हृदय से ही संबंधित है। जैसे आपने एक रोग का नाम सुना है, किसका? रोग का। रोग में क्या सुना होगा आपने? हार्ट अटैक सुना होगा, है ना? आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की समस्याएं होने लगी है लोगों को। अब देखो हार्ट अटैक का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो समझो। जब मैं हृदयघात, हार्ट अटैक को क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में? हृदयघात।
हृदय घात। अब ये हृदय घात जो होता है ना, ये क्या होता है इसको समझेंगे। हृदय घात, अब हृदय घात को समझो बेटा, हार्ट अटैक को समझो। हार्ट अटैक कैसे बनता भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, और अच्छे से इसको क्या है डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको हम समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां ध्यान देंगे कि हार्ट अटैक सर जी कैसे हो गया, क्या ध्यान देंगे बेटा, हार्ट अटैक कैसे हो गया। देखो कैसे हो गया, अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं तो ये हम सभी जानते हैं कि ये हमारा क्या भैया हृदय है। ये क्या बेटा, ये हमारा हृदय है। हम इसी को तो हृदय पढ़ रहे थे अभी तब से। जब हमने हृदय पढ़ा था तो हृदय के ऊपर वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि 2 चैम्बर होते हैं ऊपर और 2 चैम्बर होते हैं बेटा नीचे। ऊपर वाले चैम्बर को ऑरिकल कहा गया और नीचे वाले चैम्बर को बच्चा वेंट्रिकल कहा गया। इसको जो ये वाली साइड थी ना, इससे हमने लेफ्ट साइड कहा था और इसको हमने बेटा राइट साइड कहा था। इससे हमने क्या कहा था बेटा, इसको हमने लेफ्ट साइड कहा था और इसको हमने राइट साइड कहा था। ठीक, यही तो कहा था। जब ये कहा था तो इसकी जो लेफ्ट साइड होती है ना, इसमें बाया धमनी चाप होता है, बाया धमनी चाप। अब ये बाया धमनी चाप जो होता है ना बच्चा, इससे क्या होता है भाई, ब्लड का सर्कुलेशन होता है जो बॉडी के अलग अलग पार्टों में पहुंचता है, अलग अलग धमनियां ले जाती हैं। और इन्हीं से क्या है भाई, एक धमनी लगी होती है ये वाली, इसको बोला जाता है क्या, द्वंद्व धमनी। क्या बोला जाएगा बच्चा, द्वंद्व धमनी बोला जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कोरोनरी आर्टरी, CORRONARY ARTERY, कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है सर जी, कोरोनरी आर्टरी का जो मुख्य कार्य होता है बच्चा, इसका कार्य क्या होता है, हमारे हृदय की कोशिकाओं को न्यूट्रिशन प्रदान करना। तो कौन सी धमनी ऐसी है जो हृदय की कोशिकाओं को न्यूट्रिशन प्रदान करेगी बेटा, उसका नाम कोरोनरी आर्टरी होगा। भाई एक चीज समझो, हमारा हृदय, ये बात ठीक है कि वो ब्लड को पंप करके बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचाता है, ये बात एकदम करेक्ट है बेटा। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए बेटा इस बात के साथ साथ कि जो हमारा हृदय प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचा तो रहा है, लेकिन उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है भाई। हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए हृदय के ब्लड की आवश्यकता है, और ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है हमारे हृदय के द्वारा पंप करके। तो भैया हृदय को भी तो कोई ना कोई न्यूट्रिशन दे रहा होगा, तो उसे न्यूट्रिशन देती है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी गिव्स न्यूट्रिशन टू हार्ट सेल। हमारी हृदय कोशिकाओं को कौन भाई न्यूट्रिशन देगा, पोषण देगा, वो देगी कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है बेटा, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ये यहां से ब्लड को लेकर के आती है, देखो ये यहां पर क्या होता है भाई, इसमें ब्लड होता है। अब ये जो लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त होता है, वहां से शुद्ध रक्त को ये लेकर के आती है द्वंद्व धमनी के माध्यम से, ऐसे करके ब्लड आ रहा है, ऐसे करके और ऐसे करके बेटा, कैसे करके, ऐसे करके ब्लड कहां पर आ गया साथियों, ऐसे करके ब्लड आ गया बेटा हमारे हृदय की प्रत्येक कोशिका तक, और हमारा हृदय काम करता रहेगा, हमारा हृदय जिंदा रहेगा। अगर किसी कारणवश ये हृदय पर ब्लड आना बंद हो जाए तो क्या हृदय जिंदा रहेगा, क्या हृदय कार्य करेगा, सर जी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो समझो, ब्लड आना बंद क्यों हो जाएगा सर जी वो बता दो। एक चीज मैं यहां और क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस ब्लड की बात करते हैं, ये ब्लड है ना, इस ब्लड में बहुत सारी चीजें देखने के लिए आपको मिलेंगी। सर जी क्या क्या मिलेगी वो देखो बेटा, इसमें जो ब्लड होता है ना, जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा आपको तो इस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ब्लड प्लाज्मा मिलेगा हमको, है ना, ब्लड सेल मानते, ब्लड सेल मिलेगी बेटा हमको, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के रूप में बटा होगा। एंड देन अगर हम बात करें तो एक ब्लड प्लाज्मा भी मिलता है बेटा, ब्लड प्लाज्मा मिलता है। और ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ये बेटा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ये ब्लड का कितना प्रतिशत भाग होता है, 55% भाग होता है बेटा। कितना प्रतिशत भाग होगा बेटा, ये 55% भाग होता है किसका, ब्लड का। तो ये ब्लड का 55% भाग है ब्लड प्लाज्मा। ठीक, बोलो सर क्लियर है इतनी बात। ये ब्लड प्लाज्मा 55% भाग होता है, लेकिन इसके अंदर 8 से 10% सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर क्या क्या देखने के लिए आपको मिल जा रहा है वो चीज आप और समझेंगे बेटा। इस प्लाज्मा के अंदर आपको कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि मान के चलो इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको क्या मिलेगा भैया, ग्लूकोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, ग्लूकोज मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, बिलिरुबिन,
बिलिरुबिन मिल जाएगा बेटा। इसमें क्या मिलेगा आपको? यूरिया, इसमें यूरिया मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा बेटा आपको? इसमें प्लाज्मा प्रोटीन मिल जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें क्या मिलेगा भैया आपको? इसी में आपको मिल जाता है बेटा क्या? मिनरल्स। इसमें बेटा आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। इसी में क्या मिल जाता है भैया? वाटर, वाटर। तो इतनी सारी चीजों से मिलकर के क्या है? हमारा ब्लड प्लाज्मा बना होता है। क्या क्या चीज मिली भैया? ध्यान से समझो बेटा। एक क्या मिला इसमें? ग्लूकोज। एक क्या मिला इसमें? बिलिरुबिन। एक क्या मिला इसमें? यूरिया। एक क्या मिला इसमें? कोलेस्ट्रॉल। एक क्या मिला इसमें? प्रोटीन। एक क्या मिला इसमें? मिनरल्स। एक क्या मिला बेटा इसमें? वाटर। इन सारी चीजों को जब हम लोग मिला दें तो क्या बन जाता है? ब्लड प्लाज्मा। पानी की मात्रा 90 से 92% होती है, बाकी 8 से 10% में ये पदार्थ होते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये जो कोलेस्ट्रॉल नाम का पदार्थ है ना, ये भूमिका निभाएगा हार्ट अटैक को लाने में। अब हार्ट अटैक कैसे आएगा कोलेस्ट्रॉल से, वो समझो। जैसे हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, जब मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करता हूं बेटा, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना, इसकी मात्रा अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर रक्त पाया जाता है 180 से 200 mg, 180 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्या होता है भाई? कोलेस्ट्रॉल। ये जो होता है ना इतना, ये भी दो प्रकार का होता है बेटा, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है भाई मेरे गुड क्वालिटी वाला कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है भैया बैड क्वालिटी वाला कोलेस्ट्रॉल। एक होता है बच्चा बैड क्वालिटी वाला कोलेस्ट्रॉल। सर जी गुड क्वालिटी को क्या बोलेंगे? HDL बोलेंगे। बैड क्वालिटी को क्या बोलेंगे भैया? LDL बोलेंगे, LDL बोलेंगे। HDL LDL क्या होता है सर? HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब हम कह सकते हैं उच्च घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल। क्या कहेंगे भैया? उच्च घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल। और इसे क्या कहेंगे भाई? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब निम्न घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल। तो ये दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर होगा, LDL HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल कहां पर होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है, और ब्लड पूरी बॉडी में रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल कहां प्रेजेंट हुआ? वो मानव शरीर के प्रत्येक भाग में बेटा ये प्रेजेंट हो गया। क्लियर? अब कोलेस्ट्रॉल जो बैड क्वालिटी का, ये मिलता कहां से? ये हमें ऑयली सब्सटेंस से मिलता है। ध्यान रखना, जो हमारे तेलीय पदार्थ होते हैं ना भाई, ऑयली सब्सटेंस, जो हमारे तेलीय पदार्थ होते हैं, जो हमारे तेलीय पदार्थ होते हैं वहां से ये हमें मिलता है। अच्छा ये होता कैसा? लाइक अ वैक्स टाइप सब्सटेंस होता है बेटा, ये मोम जैसा पदार्थ होता है। कैसा होता है? मोम जैसा पदार्थ होता है। जो आप छोला भटूरा खाते हैं ना बच्चा, जो आप छोले भटूरे खा लेते हैं ना, छोले भटूरे से हमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होगा। जितनी आप ऑयली चीजें खाते हैं उनसे क्या प्राप्त होता है? कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। जितनी आप चिकने पदार्थ खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, उनसे क्या प्राप्त होता है भाई? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है क्या? फैट का ही तो रूप है कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाती है बेटा, तो इसकी वजह से क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी में जाकर के इकट्ठा होने लग जाता है। और जब कोरोनरी आर्टरी में जाकर के जब ये इकट्ठा होता है, मान के चलो यहां पर आकर के ये कोलेस्ट्रॉल हमने इकट्ठा कर लिया, ये यहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, क्या इसके अंदर जो ब्लड जा रहा था वो पूरा ब्लड सप्लाई होगा? नहीं होगा। अब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या है भाई? आगे ब्लड जाना बंद हो जाएगा। जब आगे ब्लड जाना बंद होगा तो ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी कमजोर हो जाएंगी, और जब ब्लड सेल कमजोर हो जाएंगी, एक दिन ये पूरी चौक हो जाए तो पूरा का पूरा क्या है? ब्लड जाना बंद हो जाएगा, और उस दिन हृदय काम करना बंद कर देगा। उसी को हार्ट अटैक कह देंगे। तो हार्ट अटैक का रीजन क्या आया भाई? कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक का रीजन क्या आया भैया? वो आया कोलेस्ट्रॉल। क्या आया बेटा? कोलेस्ट्रॉल। तो जो कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें जो होती है ना भैया, वो द्वंद्व धमनी में अवरोध उत्पन्न कर देती हैं, वो द्वंद्व धमनी को चौक कर देती हैं, और उसकी वजह से धमनी के अंदर से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और हमारा हृदय कमजोर हो जाता है। उसी को हार्ट अटैक कह दिया जाता है। कई प्रकार के क्वेश्चंस यहां से आते हैं भैया। ये जो है
कोलेस्ट्रॉल आवश्यक क्यों है सर जी? कोलेस्ट्रॉल की क्या आवश्यकता होती है बॉडी में? जब ये इतनी सारी कमियां दिखाता है तो क्यों इसको लगाया? भाई कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारी सेल मेम्ब्रेन लिक्विफाई नहीं होगी। यदि सेल मेम्ब्रेन लिक्विफाई नहीं हुई बेटा, तो ये मान के चलो यदि सेल मेम्ब्रेन लिक्विफाई नहीं होती है तो क्या होगा? आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो कोशिका झिल्ली को तरल बनाने के लिए उचित कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, और कोशिका झिल्ली तरल नहीं रहेगी तो वो अपना कार्य नहीं करेगी। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है पता है? कोशिका झिल्ली का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है भाई? एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि वो कोशिका को भोजन कराती है। वो उन सभी पदार्थों का भोजन में से निर्धारण करती है जो कोशिका के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो कोशिका के लिए लाभदायक होते हैं। नहीं समझ में आया? वो कोशिका के लिए लाभदायक होते हैं। अगर मान लो वो ऐसे पदार्थ, आप उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं और कोशिका के अंदर कुछ भी प्रवेश करने लगे तो कोशिका का डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? अगर कोशिका के डेवलपमेंट में दिक्कत आई तो बेटा सेल क्या होती है? हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो मानव शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। अगर उसमें कोई भी चीज जा रही है, कोई भी चीज पहुंच रही है, तो वो उसका उल्टा सीधा क्या होगा भाई? जनरेशन होगी, उल्टी सीधी उसका आकार बनेगा। इसका मतलब है आपके आकार एवं आकृति में समस्या होगी। एग्जाम्पल दूं इसका? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा तो 1945 में जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तो वहां लोगों की सेल मेम्ब्रेन इफेक्टेड हुई, और उसी सेल मेम्ब्रेन के इफेक्टेड होने के कारण बेटा क्या होता है? वहां पर लोग आज भी अपंग पैदा होते हैं। क्लियरली समझ में आ गया? इतना सा आ गया ना? बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट से सर आ गया। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं भाई, आगे पॉइंट को डिस्कस करता हूं। देखो ये सारे पॉइंट्स हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन कुछ आज की क्लास के हम क्वेश्चंस लेकर के आए थे, उन क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इस टॉपिक को क्वेश्चंस पर आधारित करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलते हैं कि इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। सर हृदय से, ब्लड से क्या क्वेश्चन बन जाता है ना? चलो, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्न में से कौन हृदय घात के सटीक लक्षण है? हृदय घात के सटीक, जब आपको हार्ट अटैक आएगा तो क्या होगा? ये जो जीमी लिखा है ना, इसे जी मचलाना समझेंगे। जी मचलाना है ना बेटा? जी मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द होना या सीने में तेज दर्द होना। आपके जब भैया हृदयघात होता है, हार्ट अटैक पेशेंट कोई आपने देखा होगा, तो उसे अटैक पड़ता है ना तो उसको तेज पसीना आएगा एक साथ, उसकी चेस्ट में पेन होगा बच्चा, उसकी में सीने में जिसको हम दर्द कह रहे हैं, सर दर्द भी होगा और अजीब सा फील होगा। ये उसकी क्या है? कुछ पहचान होती है हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए। अचानक से ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, जी मचलाना, तेजी से चेस्ट पर पसीना आ जाना, सर में दर्द तेजी से हो जाना, ये सारी क्या होती है भाई? ये कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं किसके अंदर? जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर विल बी 1 2 3 4। कहां लिख रहा है? देख लो। नहीं लिख रहा क्या? तो कुछ तो इसमें गलत होगा भाई। देखो भाई, जी मचलाना, जी मचलाएगा क्या? अजीब सी फीलिंग आएंगी क्या? तेज पसीना आएगा? देखो ये तो बिल्कुल होगा, इसको तो आप कहीं भूल नहीं सकते। सर दर्द होगा ये भी नहीं आप भूल सकते, और सीने में तेज दर्द होगा। अगर सीने में तेज दर्द होगा बेटा तो क्या होगा? सीने में भी दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा, तेजी से पसीना आएगा। लेकिन इनके आधार पर मैं ऑप्शंस को देख रहा हूं तो जी मचलाने की समस्या भी देखने के लिए आपको मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि इन तीनों की अपेक्षा इसमें बहुत कमी मिलती है। किसी किसी के अंदर हो सकता है, बाकी नहीं। तो जेन्युइन जो रीजन होंगे 2 3 4 होगा। तो 2 3 4 वाला ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, तेज पसीना, सर दर्द, सीने में दर्द। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश प्रेमियों के लिए इंग्लिश वर्जन है सेम क्वेश्चंस का। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यार अगर ये क्वेश्चंस आपने नहीं बताया ना तो भाई साहब ये समझ लो इतना कुटोगे यहाँ बहुत ज्यादा। मैंने चीख चीख के समझाया कि हमारा हृदय 4 चैम्बर का,
ऊपर वाले 2 आलिंद, नीचे वाले 2 निलय, टोटल नंबर ऑफ चेम्बर 4। चेम्बर बोले तो कोस्ट, कोस्ट बोले तो कक्ष, कक्ष बोले तो कमरे कह लो। कितने हुए? 1 2 3 4। राइट ऑरिकल था, राइट वेंट्रिकल था, लेफ्ट ऑरिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल था। 1 2 3 4। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर विल बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर। समस्या, परेशानी, दुख, दर्द। चलो समझो एक चीज यहां पर, बहुत प्यारी सी चीज मैं समझा दूं। कई सारे कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं, उनके हृदय चैम्बर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो कौन कौन सा आएगा। आपने देखा होगा मछली, फिश तो देखी है ना? नहीं देखी हो तो देख लेना। अब मछली जो होती है ना, इसके हृदय में चैम्बर होते हैं बेटा। इसका जो हृदय कैसा होता है देखो, ऐसा इसका हृदय ऐसा होता है, डंबल के आकार का होता है भैया। एक तो बेटा इसमें आलिंद और एक क्या होगा, इसमें निलय होगा बेटा। नंबर ऑफ चैम्बर की मैं बात करूं तो बेटा 2 नंबर ऑफ चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। मछली जल की रानी है और जीवन इसका पानी है। एक बार मछली की लड़की ने अपनी मम्मी से पूछ लिया, छोटी सी बच्ची थी, मतलब जैसे आपने देखा होगा साइकोलॉजी यदि आप पढ़ते हो तो साइकोलॉजी में क्वेश्चन आता है कि बच्चे की वो अवस्था कौन सी होती है जहां पर बच्चे के प्रश्न करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। वो अवस्था कौन सी होती है? पूर्व, मतलब हम कह सकते हैं पूर्व चाइल्ड स्टेज होती है, जिसको हम पूर्व चाइल्ड स्टेज को कुछ और नाम से भी जान लेंगे, या फिर उत्तर बाल्यावस्था को तो हम कह सकते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या फिर हम कह सकते हैं बच्चा उसकी क्या जो शिशु अवस्था होती है। तो इसकी जो अवस्था होती है ना, वो 2 से 5 वर्ष होती है, जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था काल में आती है, जिसे हम मिडिल चाइल्डहुड स्टेज भी कह सकते हैं, इससे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, है ना। तो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज का जो समय होता है लगभग 2 से 5 साल दिया है किसी साइकोलॉजिस्ट ने, किसी ने 2 से 6 साल दिया है। तो यहां पर जब बच्चा 3-4 साल का होता है, उस समय इतने क्वेश्चंस करता है, जब आप कहीं भी घुमाने ले जाओ, टहलाने ले जाओ, आप उसको इवनिंग मॉर्निंग वॉक पे ले जाओ, भाई आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता। ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे उड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब चीज मतलब आपको ये मान के चलो परेशान कर देता है, तंग कर देता है। उसी प्रकार मछली की एक छोटी सी बच्ची, वो मछली के साथ पानी में तैर रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या पूछा? माँ, हम पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं? तो माँ का बड़ा प्यारा सा इसका आंसर आया, बेटा हम पानी में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम फिश हैं, लेकिन जमीन पर तो सारे के सारे सेल्फिश रहते हैं। चलो भाई आगे देखो, ये पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, दूसरा आता है देखो रेप्टाइल से। रेप्टाइल्स का मतलब होता है साथियों सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, और जितने भी जंतु रेंग कर चलने वाले होते हैं, जितने भी जंतु रेंग कर चलने वाले होते हैं, उन सब के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं भैया? 3। 2 क्या होते हैं बेटा? आलिंद, और 1 क्या होता है बेटा? निलय। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर कितने हो गए बेटा? 3। इसका एक्सेप्शन केस है, इसका अपवाद है एक, ध्यान रखना अपवाद को, इसी का अपवाद बता रहा हूं मैं। इसका जो अपवाद होता है बेटा, अपवाद, वो क्या है भाई? मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होता है ना, इस मगरमच्छ की मैं बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं बेटा? इसमें 4 नंबर ऑफ चैम्बर हाइट होता है। कितने? 4 नंबर ऑफ चैम्बर हाइट इसके अंदर पाया जाता है। और मैं बता दूं भाई, एक और देखना चाहें तो एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर, और उभयचर जंतुओं का मतलब क्या होता है बेटा? जो पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं। इनके हृदय में जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? देखो ऊपर वाले 2 क्या हो जाएंगे बेटा? आलिंद, और नीचे वाला 1 क्या हो जाएगा बेटा? निलय। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इनमें भी कितने होंगे बेटा? 3। सर क्या अंतर है फिर? भैया अंतर तो बहुत बड़ा है रे। इनके अंदर जो उभयचर होता है ना, इनकम्प्लीट 3 चैम्बर आर इनकम्प्लीट 3 चैम्बर हाइट आर प्रेजेंट इन एम्फीबियंस एनिमल्स। मतलब जो उभयचर जंतु होंगे उनके अंदर इनकम्प्लीट 3 चैम्बर हाइट होगा बेटा, ना कि कंप्लीट 3 चैम्बर। तो इनके अंदर इनकम्प्लीट होता है, मतलब अपूर्ण 3 कोष्ठीय हृदय होगा। अपूर्ण 3 कोष्ठीय हृदय, 3 कोष्ठीय हृदय कहां पर? जो पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं। देखो अपूर्ण बनाया है ना मैंने, ये वाला पॉइंट है, मैंने यहां से रिलेट नहीं किया। ये जो सेप्टम वाली लाइन जो हृदय को 2 भागों में बांटती है, ये इधर और इधर का दोनों का ब्लड एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है शुद्ध अशुद्ध, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट 3 चैम्बर में रखा गया है।
अच्छा, पक्षियों की बात आ जाए बेटा, AVES, एप्स का मतलब होता है पक्षी वर्ग, और जितना भी पक्षी वर्ग होता है उन सबके हृदय में कितने चैम्बर बेटा? 4 चैम्बर। कितने होते हैं साथियों? 4 चैम्बर होते हैं। तो पक्षी वर्ग में कितने चैम्बर होंगे बेटा? 4 चैम्बर हार्ट होगा। क्लियर हुआ इतना सा? अरे बोलो हाँ सर क्लियर है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं, आप कहें तो। चलो, सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर का अगर क्वेश्चन आए ना, कॉकरोच, COCKROACH, कॉकरोच कितने चैम्बर हार्ट लेके बैठता है भैया? 13। सर्वाधिक हार्ट चैम्बर किसमें होते हैं बेटा? कॉकरोच में। कितने होते हैं? 13। और ये क्वेश्चन कम से कम कॉकरोच से 1000 बार पूछ लिया गया है। ये हार्ट चैम्बर की बात हो रही है, सुन लो ढंग से, समझ लो ढंग से, एक क्वेश्चन बन ही जाता है आपसे। ठीक, तो यहां पर किसका पूछा भाई? हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका मतलब है कि हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द हार्ट, मतलब आप यही कहेंगे कि 4 चैम्बर। हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मानव हृदय की बात हो गई बेटा। चलो अगले, मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं, सॉरी जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आने वाले जितने भी जंतु होंगे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, खच्चर, हाथी, इन सब के अंदर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होगा, और उन्हीं मैमल्स की कैटेगरी में आप भी आ जा रहे हैं भैया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हृदय स्पंदन, स्पंदन का मतलब क्या होता है पता है क्या? वही हार्ट बीट की बात कर रहा है। हृदय स्पंदन विद्युतीय रंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज द executed by an electrical wave that produce, ये पढ़ो। तो मैंने क्या बताया था भाई? मस्तिष्क में, हृदय में, या फिर हृदय में, रुधिर में, या मेरुरज्जु में। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है ना, विद्युती, जो इलेक्ट्रिक वेव की बात कर रहा है बच्चा, जो इलेक्ट्रिक वेव की बात कर रहा है, ये क्या होता है पता है आपको? ये विद्युत रंग द्वारा जो निष्पादित होती है, ये विद्युतीय रंग की बात कर रहा है। ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये हृदय बताया था, इसके अंदर मैंने क्या बताया था? ऊपर वाला राइट ऑरिकल बताया था। इसी राइट ऑरिकल में तो ये प्रेजेंट थी, ये जो नोड थी ना, इसी को कहते हैं ना SA नोड, SA नोड, इसी को कहते हैं ना पेसमेकर, पेसमेकर, पेसमेकर। तो ये किससे निकल रही है भाई? ये किससे निकल रही है बेटा? हृदय से। तो सही जवाब क्या आ जाएगा बेटा? इन द हार्ट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो हार्ट बीट बना रही है वो इलेक्ट्रिक। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, हृदय से स्वतंत्र होकर के। कलाई, यहां पर जब फीवर होता है तो डॉक्टर चेक करता है ना ऐसे तेज से टाइट करके, वो देख रहा होता है किसकी? आर्टरीज की। आर्टरीज 1 मिनट में 72-73 जा रही है कि नहीं जा रही हार्ट बीट? 72-73 जा रही है तो नॉर्मल है। अगर वो ज्यादा हो रही है तो आपको कहेगा अरे आपको फीवर हो गया है, बॉडी टेम्परेचर में आ गई है। और टेम्परेचर हो रहा है तो इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर तो हाई होगा भाई, क्योंकि ब्लड तेजी से रफ्तार में चलेगा, तभी तो हार्ट बीट ज्यादा बन रही है। तो डॉक्टर फिर क्या है? आपको दवा देगा। तो कहने का मतलब है कि जब मानव कलाई की जो नाड़ी होती है, हम कह सकते हैं कि जो पल्स रेट होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो कहीं भी देख लो उतनी ही आएंगी, कम ज्यादा नहीं होगी। कम ज्यादा होगी तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए सही आंसर क्या होगा? हृदय के बराबर होगी बच्चा, इक्वल टू हार्ट, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर का ताप जाड़ों में घटता है, गर्मियों में बढ़ता है, नहीं जाड़ों में घटता और नहीं गर्मियों में बढ़ता, जाड़ों में बढ़ जाता है। अरे भाई आंसर बताओ, ऑप्शन बोल दिए मैंने, आंसर बताओ बेटा जल्दी से। हमारा ताप मानव शरीर की बात कर रहा है बेटा। अगर मैं बात करूं ना एनिमल्स की, अगर मैं जीव जंतुओं की बात करूं, देखो एनिमल्स जो होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं बेटा, जो जीव जंतु होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक, और एक होता है बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है बेटा, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है, दोनों की बात समझ में आए तो इसका मतलब ये है कि जो वार्म ब्लडेड होता है ना, यह जंतु गर्म खून वाले होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं,
और ये क्या है भाई, ये ठंडे खून वाले होते हैं, ये ठंडे खून वाले होते हैं। अब ये दो प्रकार के जंतु होते हैं। अच्छा, इन जंतुओं के शरीर का तापमान भाई वातावरण पर निर्भर करता है, वातावरण पर। वातावरण पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा भाई, निर्भर। और इनका क्या है भाई, ये स्वयं से नियंत्रण करते हैं, ये स्वयं से अपना तापमान नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो ऐसे जंतु जो स्वयं से अपना तापमान नियंत्रण करते हैं उन्हें गर्म खून वाले जंतु में बोला जाता है, जो सर्दी गर्मी सब में रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार लिजार्ड को देखा होगा, छिपकली, वो ज्यादातर गर्मियों में देखने के लिए मिलेगी, सर्दियों में नहीं मिलती। ऐसे ही आपने मेढक को देखा होगा, मेढक भी हमारा गर्म खून वाले में नहीं आएगा, ठंडे खून वाले में आएगा। जो पानी में रहते हैं उन जंतु सारे ठंडे खून वाले में हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है वो एक फिक्स है, वो एक ही समय में देखने के लिए मिलेंगे वेदर में, बाकी हर वेदर में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जो प्रत्येक प्रकार के मौसम में सर्वाइव कर जा रहा है, अपने आप के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख पा रहा है, तो वो होता है बच्चा क्या, वो होता है बच्चा क्या, वो होता है क्या, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब गर्म खून वाले जंतु। मानव को देखा है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये बॉडी टेम्परेचर जो होगा ना, टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ब्लड के टेम्परेचर की मैं बात करूं भाई, ब्लड के टेम्परेचर की मैं बात करूं तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों में आपकी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, गर्मियों में आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता तो इसके पीछे का कारण क्या पता है, इसके पीछे का एक ही मात्र कारण है बेटा, वो कारण क्या है कि न तो सर्दियों में घटेगा और न ही गर्मियों में बढ़ेगा। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर विल बी सी इज द करेक्ट। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सही जवाब तो दे ही रहे थे। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को का विचार किए बिना दिया जा सकता है। यूएसए, ब्रिटेन, चीन, नॉर्वे। आंसर करके बताएंगे बेटा। एक कृत्रिम ब्लड बना दिया है, कृत्रिम ब्लड बना दिया है, वो कहां के डॉक्टर थे ये बताइएगा। आंसर बताओ बच्चा। यूएसए के थे, ब्रिटेन के थे, चीन के थे। आंसर करेंगे फटाफट से। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ब्लड बनाया है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे भैया, जल्दी से फटाफट। आंसर क्या होगा बच्चा? यूएसए का होगा, ब्रिटेन का होगा, चीन का होगा, नॉर्वे का होगा। आंसर करके बताएंगे फटाफट से, सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा क्या? यूएसए। देखो एक बात और याद रखना, मैं कृत्रिम हृदय के साथ साथ एक और बात करूं तो कृत्रिम रक्त के साथ साथ मैं एक और बात करूं तो कृत्रिम हृदय की भी बात आती है बच्चा। कृत्रिम हृदय के लिए भी आप आंसर क्या करेंगे? यूएसए। कृत्रिम हृदय भी यूएसए के डॉक्टर ने बनाया, और इसका नाम क्या था भाई? जो कृत्रिम हृदय बनाने वाला था उसका नाम था रॉबर्ट जार्विक। रॉबर्ट जार्विक था बेटा, रॉबर्ट जार्विक। रॉबर्ट जार्विक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो रॉबर्ट जार्विक का मतलब क्या होता है बेटा? रॉबर्ट जार्विक एक वैज्ञानिक का नाम है, इसने जार्विक 7 बनाया, जार्विक 7 बनाया। और जार्विक 7 का मतलब क्या होता है बेटा? ये कृत्रिम क्या होता है बेटा? ये कृत्रिम हृदय का है। ये क्या है? कृत्रिम हृदय है। तो ये भी अमेरिका के डॉक्टर ने ही बनाया, तो ये रॉबर्ट जार्विक ने बनाया, इसीलिए इसका नाम जार्विक 7 रखा गया। सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है भाई। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामान्य व्यक्ति का मतलब है भाई उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उसमें खराबी नहीं है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति है। इन अ हेल्थी पर्सन की बात कर रहे हैं। इन अ हेल्थी पर्सन की अगर हम बात करें बेटा तो उसमें क्या है, उसमें क्या है बेटा कि रक्त के बारे में कौन सी चीज सही है। देखो 4-5 चीजें क्लियर होंगी। धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। चलो विचारात्मक तथ्य है, विचार करके देखो क्या होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ रहा हूं, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 17% रक्त, 17 नहीं बेटा 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, कोशिकाओं के रूप में होता है। चलो देखते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होता है। देखो भाई ये वाली बात तो एकदम सही है, और इसमें क्या पूछा गया है कि सही कौन सा है। देखो ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है। सही आंसर ये होगा, क्यों होगा वो समझो। जब हम ब्लड सेल की बात करते हैं, जब हम ब्लड सेल की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती है बेटा। RBC हो जाती है, WBC हो जाती है और प्लेटलेट्स हो जाती है। RBC की मैं बात करूं तो ये 50 से 55 लाख होती हैं। 50 से 55 लाख आंसर करेंगे भैया। WBC का 5 से 10 हजार आंसर करेंगे बेटा। प्लेटलेट्स का 1.5 से 4 लाख आंसर करेंगे। इसका मतलब क्या है भाई, बिम्बाणु, बिम्बाणु का मतलब होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मतलब ही क्या होता है बच्चा हिंदी में, बिम्बाणु। इसमें क्या पूछा है वो देखो भाई, इसमें क्या दे रहा है कि WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि WBC कितनी है 5 से 10 हजार और बिम्बाणु कितना बच्चा 1.5 से 4 लाख, 1.5 से 4 लाख होता है। दैट्स मीन योर राइट आंसर विल बी डी। क्यों डी सही होगा? सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही वाला पूछा है ना, तो सही वाला क्या आंसर है भैया? डी आंसर सही है भाई। बहुत आराम से इसका कर आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को क्यों सही है, क्योंकि इनकी संख्या देखो, इसकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख, इसकी संख्या 5 से 10 हजार और इसकी संख्या केवल कितनी है भाई प्लेटलेट्स की, इसकी होती है 1.5 से 4 लाख। अच्छा इसका जीवन काल में बताऊं बेटा तो 3 से 7 दिन रहता है। ये कई बुकों में अलग अलग दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 से 7 दिन इज द राइट आंसर। इसका जीवन काल भी देखें तो इसका 100 से 120 दिन आंसर सही करेंगे। इसका जीवन काल है बेटा, जीवन काल, ठीक। RBC का, WBC का भी कई बुकों में अलग अलग दिया है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसका आंसर क्या करेंगे भाई? 2 से 4 दिन आंसर करेंगे, 2 से 4 दिन, ठीक। कोई समस्या परेशानी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए। ये लाल कलर की होंगी, ये व्हाइट कलर की होंगी, और ये जो होती है ये मानव रक्त में पाई जाती है। ये क्या करती है बेटा? ये हमारे ऑक्सीजन को और हमारे किसको CO2 को भ्रमण कराती है, सर्कुलेट कराती है। ये क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और ये क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ये इंग्लिश प्रेमियों के लिए इंग्लिश वर्जन है, जिसको आप याद कर लेंगे, देख लेंगे। हृदय को रक्त का संवरण करने वाली धमनियां कहलाती है। संवरण का मतलब क्या होता है? द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड। जो धमनी हमारी हृदय को ब्लड को क्या करती है बेटा? पहुंचाती है। मतलब हमारे शरीर से लेकर के हृदय को जो धमनी के माध्यम से जा रहा है वो धमनी कौन सी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हृदय को रक्त का संवरण करने वाली, मतलब हृदय को ब्लड को पहुंचाने वाली धमनी कौन सी है? ग्रीवा मतलब सर्वाइकल, कोई मतलब की नहीं है सर्वाइकल तो। यकृत धमनी, हेपेटिक, ये तो भाई हृदय से यकृत तक ले जाती है ना। हार्ट धमनियां हृदय आर्टरीज कह लो। फुसफुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी कह लो। देखो एक चीज समझो, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। ये मान लो ये हमारा हार्ट है और ये हमारे लंग्स हैं भैया, और ये हमारे क्या ऑर्गन्स हैं, है ना। ये हमारे ऑर्गन, सारे के सारे ऑर्गन मान लो। यहां से ब्लड जाता है बेटा यहां पर, यहां से ब्लड जाता है यहां पर, यहां से ब्लड जाता है यहां पर, और यहां से ब्लड जाता है यहां पर। क्लियर? क्वेश्चन क्या दे रहा है वो देखो। इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी।
ये क्या होता है भाई, पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या होता है बच्चा, पल्मोनरी वेन्स। ठीक, इसका नाम क्या होता है, ऑयटा आर्टरी। इसका नाम क्या होता है, वेन्स होती हैं ये सारी की सारी सिराएं होती हैं। क्वेश्चन दिया है हृदय को रक्त संवहन करने वाली, मतलब हृदय को रक्त अंगों से निकलता है तो वो सिराओं के माध्यम से जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो एकदम क्लियर ही हमारा गलत हो गया। ठीक है, और ये जो लंग्स के माध्यम से हृदय में जाएगा, दूसरी बार जब लंग्स के माध्यम से जाता है तब भी ये पल्मोनरी सिरा ही पहुंचाती है बेटा इसमें। तो कहने का मतलब है इसमें सिरा तो पूछा ही नहीं है, इसमें तो केवल धमनी पूछा है जो हृदय को ब्लड पहुंचा रही है। भाई एक तो सिराएं पहुंचा रही हैं और एक क्या पहुंचा रहा है भाई, दूसरी भी सिरा पहुंचा रही है, धमनी तो पहुंचा ही नहीं रही है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जब हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये तो कहां ले जाती है, ये हृदय से ब्लड को लंग्स में ले जाती है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है कि हृदय को ब्लड देने वाली, तो ये वाला ऑप्शन काट दो। हेपेटिक जो होती है हमारी, हेपेटिक ये क्या करती है बेटा, इससे क्या है ब्लड हृदय से हाइट टू लिवर ब्लड जाता है। हृदय से लिवर में ब्लड कौन सी आर्टरी के माध्यम से जाएगा, यकृत के माध्यम से। ये ग्रीवा का कोई मतलब नहीं है भाई, इसको छोड़ दो। अब सही जवाब आपका एक ही बचा है, हृदय आर्टरीज कहेंगे उनको, जो हृदय को ब्लड पहुंचाएंगे उन्हें हृदय आर्टरीज हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, आंसर निकल आया। क्लियर सी बात है आपके लिए। ठीक, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या होगा, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। जरा आंसर करके बताओ बेटा, जरा आंसर करके बताओ क्या सही आंसर इसका होगा। फटाफट से आंसर कर देंगे। देखो ये कहना चाह रहा है किसके द्वारा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब समझते हैं, एंटीबॉडी का मतलब है प्रतिरक्षी, और प्रतिरक्षी का मतलब होता है बेटा क्या, जो हमारे शरीर को मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करे, वो होती है प्रतिरक्षी। तो आपको यह दिखाई दे रहा है WBC के कुछ पार्ट। WBC की मैं बात करूं तो मैंने बताया होगा कि WBC जो होती है हमारी वो बहुत बढ़िया होती है। कैसी होती है, ये सुंदर सी होती है, व्हाइट व्हाइट सी, है ना। देखो इसके अंदर एक पार्ट आता है कण कोशिका। कण कोशिका WBC का एक पार्ट है बेटा, कण कोशिका। यदि मैं कण कोशिका की बात करूं, और एक पार्ट होता है बच्चा हमारा अकणिक कोशिका। अकणिक कोशिका, ये दो प्रकार की WBC हमारे शरीर में आप मिल जाती हैं। अकणिक कोशिका की जब मैं बात करूं तो ये केवल और केवल 32% ही होती है, लेकिन 100% में से ये कितनी होती है, 68% होती है। ये 68% जो WBC होती है ये 3 प्रकार से बटी होती है बच्चा। एक होती है इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स होती है, एक होती है बेसोफिल्स, वैसोफिल्स होती है, और एक होती है इयोसिनोफिल्स, वैसोफिल्स, और एक होती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होती है। उसी प्रकार ये भी 2 भागों में बटी होती है, एक होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स होती है बच्चा, और एक होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट होती है। देखो ध्यान से, ये 5 प्रकार से WBC हो गई। अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूं तो जो मोनोसाइट होती है ना हमारी, ये कितने प्रतिशत होती है, जो लिम्फोसाइट होती है ये कितने प्रतिशत होती है बच्चा, ये होती है 6% WBC। लिम्फोसाइट जो होती है बच्चा ये होती है 26% WBC। इयोसिनोफिल्स होती है बेटा ये होती है लगभग 2.5% WBC। न्यूट्रोफिल्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, वो न्यूट्रोफिल्स हो जाती है। कितनी होती है, 65% होती है। ये सर्वाधिक पाई जाती है। ये क्या होती है बेटा, ये सर्वाधिक पाई जाती है। ये WBC के पार्ट्स होते हैं इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, लिम्फोसाइट, और क्या बेटा मोनोसाइट। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसने पूछा है कि एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है। भाई WBC क्या करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है कि नहीं देती, रोगों से लड़ने की क्षमता
ये देती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब इसमें भी रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है, जो लिम्फोसाइट वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो लिम्फोसाइट वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं बेटा, यही क्या करता है, यही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यही क्या करता है बच्चा, एंटीबॉडी का निर्माण करता है रे। किसका निर्माण करेगा बेटा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। इज दैट क्लियर? अरे इज दैट क्लियर बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई? क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई है? अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। आंसर क्या सही हो जाएगा बेटा, आंसर सही हो जाएगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। मानव के श्वेत रक्त कण का WBC का व्यास होता है, लगभग कितना इनका व्यास होगा बेटा, ये आंसर आपको करना है। 0.007 होता है, या फिर भाई आपका 0.7 मिमी होता है, या फिर बेटा 0.07 मिमी होता है, या फिर 0.007 मिमी होता है। आंसर करके बताएंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी बताएंगे कितना होता है। व्यास बता दो बेटा इनका कितना होगा, व्यास जल्दी बताओ फटाफट से। जो डायामीटर ऑफ WBC होगा बेटा वो 0.007 mm होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बता, प्रत्यजन वह पदार्थ है, एंटीजन मतलब एंटीजन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, बिल्कुल गलत बात है। विषाक्तता के उपचार के लिए उपयुक्त होता है, शरीर के तापक्रम को कम करता है। विषाक्तता गलत बात, शरीर के तापक्रम को गलत करेगा। पिंड मतलब एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीपक मतलब उसे स्टिमुलेट करने के लिए क्या है भाई, ज्यादा करता है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होगा? रक्त का पीएच मान भाई सबको पता है यार, लगभग हम 7.4 कर देते, लेकिन इसका जो पीएच मान होगा बच्चा वो कहां से कहां तक चला जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो 7.35 से लेकर 7.45 ये इसका एक्चुअल राइट आंसर होगा। क्लियर? अरे इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? पीएच मैंने पहले लिखा दिया, पढ़ लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन, ओफो, क्वेश्चन पर जाने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके लिए उत्कर्ष परिवार जो दीपावली महाधमाके में दे रहा है सौगात, वो है बच्चा क्या भाई। आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको ये भी बताया था और आप सबको पता है कि जो दीपावली महाधमाका जो चल रहा है ना, उसमें उत्कर्ष परिवार, उत्कर्ष एप्लीकेशन, उत्कर्ष ऐप आपके लिए लेकर के आया है अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस फ्री टेस्ट सीरीज प्लस 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में उस कोर्स को। आपको ये 10 तारीख से लेकर 15 तक का ये चल रहा है भैया। और अब देख लो भाई, आखिरी 2 दिन शेष हैं बेटा, आज का और कल का दिन शेष है। मत कहना कि सर हम चूक गए, ले नहीं पाए, टाइम बढ़ा दो बेटा। आप इसको जल्द से जल्द एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लें और आप अपने इस बेनिफिट को, दीपावली के महाधमाके को, दीपावली के शुभ अवसर पर इस बेनिफिशियल चीजों को लेकर के अपना जीवन और अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लें जो आपने सोचा है। मेरे बिहार के लाडलो, मेरे बिहार पावन धरती से देखने वाले मेरे सभी उन प्यारे साथियों को, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को, मेरे सभी भाई बहनों को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यदि आपने उत्कर्ष को चुना है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बस केवल उत्कर्ष की टीम जो आपके लिए मेहनत कर रही है बेटा, आप केवल उसको फॉलो करते जाइएगा, नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। मेहनत हम करवा लेंगे आपसे, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। मेहनत कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारी बात आपको पता है। लेकिन बच्चा, हम उस चीज को लेकर के, आपको साथ लेकर के जब चलेंगे ना, आप उस मेहनत को साथ हमारे मिलकर करेंगे ना, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। तो बच्चों, इस मुहिम में आप भी शामिल हों और इस दीपावली के महाधमाके में और इस दीपावली के पावन शुभ अवसर पर आप भी अपना एक खाकी वर्दी सुनिश्चित कर लें, सितारे लगा लें अपने कंधों पर। यदि आपने ये कोई भी बैच परचेज यहाँ से किया है, आप
आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कौन कौन से बैचेज उस पर लॉन्च हो चुके हैं, वो सारी बातें आपको एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी गई हैं। आप वहां से लगातार बच्चे सेशन को खरीद रहे हैं, लगातार बच्चे इस चीज में जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चों ने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरे बिहार के प्यारे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो, आप इस बैच को ज्वाइन कर लें, जिससे आपकी सफलता आपके कदम चूमे। तो चलिएगा, लास्ट 2 दिन शेष हैं बच्चा, आपको जिस दिन बच्चों ने नहीं लिया है वो ले लें, और इस चीज को आप अपने हर उस प्यारे साथी तक पहुंचा दें, अपने हर उस मित्र तक पहुंचा दें, अपने उस सहपाठी तक पहुंचा दें जो बच्चा यहां पर आकर के मेहनत करके अपनी एक वर्दी सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं भाई। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है भाई। देखो रक्त की बात कर रहा है बेटा, तो रक्त कुल कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल कितना रक्त होगा, आंसर बताओ फटाफट से। कुल रक्त की जब बात आए ना बेटा, तो कुल रक्त कितना होता है, तो आंसर करना लगभग 5.5 लीटर होगा, या फिर 5 से 6 लीटर होगा, या फिर शरीर भार का पूछा जाए, शरीर भार का पूछा जाता है बेटा, तो 7 से 8% होगा। क्या दिया है इसमें, 5 से 6 लीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ। नहीं भाई, ये तो क्लोरोफिल होता है। ये तो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं भैया, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, हरी होती हैं। क्या होती हैं बेटा? हरी होती हैं। बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ। अरे भैया बोन मैरो, अस्थि मज्जा। नहीं भाई, अस्थि मज्जा मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला नहीं रे। पिट्यूटरी ग्लैंड से तो बच्चा हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इससे तो हार्मोन निकलते हैं सर जी। कौन कौन से निकलते हैं भैया? देखो STH निकलता है, STH निकलता है बेटा, यहाँ से TSH नाम का हार्मोन निकलता है बेटा, TSH नाम का हार्मोन निकलता है, यहाँ से ACTH नाम का हार्मोन निकलेगा, ACTH नाम का हार्मोन निकलेगा, यहाँ से LTH नाम का हार्मोन निकलेगा, यहाँ से बेटा GTH नाम का हार्मोन निकलेगा। तो यहाँ से तो ये हार्मोन निकलते हैं। इन सबके अपने अपने वर्क होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं इन हार्मोन्स के बेटा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर साथियों? यहाँ देखा पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी ऑप्शन में नहीं और सही नहीं होगा, ए ऑप्शन भी सही नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गए ना। अस्थि मज्जा जो होती है ना बेटा, बोन मैरो में क्या है, इसमें क्या है, वो टिश्यूज पाए जाते हैं, उनका निर्माण होता है जो सेल्स होती है हमारी, ब्लड सेल्स होती है भाई, RBC WBC प्लेटलेट्स। तो आंसर सही क्या है? ये बेटा कहां पर पाया जाएगा? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। मानव रक्त में क्या होता है बेटा? RBC होती है। और RBC की अगर मैं बात करूं तो इस RBC के अंदर क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन होता है। और यही हीमोग्लोबिन में एक तो आयरन होगा जो 5% पाया जाएगा, और एक बेटा इसमें प्रोटीन होगी। क्या होगी बेटा? प्रोटीन होगी जो 95% पाई जाएगी। दैट्स मीन 95% पाई जाएगी। इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर बताना है, कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। रुधिर वर्णिका, रुधिर वर्णिका बोले तो बच्चा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड पिगमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द। ब्लड पिगमेंट की बात कर रहा है बेटा, ब्लड पिगमेंट की बात कर रहा है। तो ब्लड पिगमेंट क्या होता है देख लो। इसमें लोहा होगा क्या? यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है क्या? यह एक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है क्या? यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है क्या? आंसर बता दो बेटा, आंसर बता दो भाई। भाई वर्णिका की बात कर रहा है,
वर्णिका मतलब हीमोग्लोबिन की बात कर लो भाई, हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट होता है इसमें ना, वो लाल रंग प्रदान करता है, ये भी बात आपको पता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ये भी बात अभी अभी मैंने बताया। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होगा, ये बात सही है। या रक्त को लाल रंग प्रदान करेगा, ये भी बात सही है भाई। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है, आरबीसी रेड कलर की होती है। आरबीसी कैसी होती है? रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। समझ में आ रहा है? दूसरी बात बेटा इसमें क्या है, यह रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह भी बात सही है बेटा। भाई यार रोगों से प्रतिरक्षा क्यों प्रदान करेगा भाई, ये तो डब्ल्यूबीसी का पार्ट हो गया, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। इसका मतलब है सही आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 4। देखना जरा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट। ये वर्णिका क्या है बच्चा? बच्चा रुद्र वर्णिका। रुद्र वर्णिका का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। क्लियर? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या है हमारे साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, ये इंग्लिश प्रेमियों के लिए इंग्लिश वर्जन है, जरा इस पर फोकस करें, नजर डालें। अगला क्वेश्चन, किसी प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ। जल्दी से आंसर करके बताएंगे, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? चलिए भाई जल्दी से फटाफट से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? किस प्राणी के जीव द्रव में, जीव द्रव का मतलब आप समझते हैं बेटा, जीव द्रव क्या होता है? चलो मैं इस बात को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जीव द्रव का मतलब होता है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चा, ये साइटोप्लाज्म कह रहा है, हालांकि साइटोप्लाज्म को भी मान लेते हैं इसमें, और एक हमारा केंद्रक द्रव होता है जिसे हम न्यूक्लियस फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियस फ्लूइड और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव, इसके अंदर क्या है, जो हीमोग्लोबिन है वो चला जाता है, घुल जाता है। वो प्राणी कौन सा है? मछली, मानव, दोनों में से कोई नहीं होगा। केंचुआ नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा बच्चा? इसका मेढक आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर तो ठीक है कि मेढक हो गया है सर जी, बात सही है, लेकिन एक बात समझिएगा कि जीव द्रव जो होता है ना बच्चा, जीव द्रव का मतलब क्या होता है भाई? इसमें हम केंद्रक द्रव को ले लेते हैं बच्चा, केंद्रक द्रव को ले लेते हैं, और क्या लेते हैं? केंद्रक द्रव, और क्या लेंगे भैया? कोशिका द्रव को मिला लेते हैं, कोशिका द्रव को मिला लेते हैं, तब जाकर के जीव द्रव का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे साथ में। क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सभी जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण होगा, अभी अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? भाई रक्तचाप की बात कर रहा है बेटा। रक्तचाप का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर का मतलब कितना होता है भाई? 120/80 mmHg याद करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूं। ये हायर लिमिट होती है बेटा, ये हमारी लोअर लिमिट होती है। हायर लिमिट, लोअर लिमिट। हायर लिमिट को हम क्या कहते हैं भाई? सास्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, सास्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं बच्चा, मतलब संकुचन दाब। तो संकुचन दाब अगर आपसे पूछा जाए तो 120 होगा, और इसे भाई मेरे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चा? ये शिथिलन दाब होता है। क्या होता है? शिथिलन दाब होता है साथियों। और ये शिथिलन दाब कितना होता है? ये 80 हो गया। देखो सास्टोलिक प्रेशर को अगर पूछे तो 120 बताना, और शिथिलन दाब पूछे तो ये बताना। Hg का मतलब क्या होता है बच्चा? ये मरकरी होती है। मरकरी बोले तो बेटा पारा होता है, और इसका ये क्या होता है? सिंबल होता है ना। तो सही जवाब क्या हो गया? 120/80, 120/80। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सास्टोल व डास्टोल। भाई अभी अभी जस्ट तो बताया, सास्टोल का मतलब कितना हो गया भाई? सास्टोल का मतलब हो गया 120, डास्टोल का मतलब क्या हो गया भाई? 80। तो 120/80 जहां दिख जाए वो देख लो, 120 व 80, 102, 90, 85। गलत गलत गलत। सही जवाब क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे क्लियर है इतना सा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं भैया। निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र, मतलब जैसे मैंने बता तो दिया 120/80 mmHg वाला आंसर सही होगा, बात तो सही है सर, लेकिन इसको मापा किससे जाता है? इसको मापा किससे जाता है बेटा? इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, स्फेग्मोमैनोमीटर यंत्र इसको बोला जाता है। स्फेग्मोमैनोमीटर यंत्र बोला जाता है, ठीक, स्फेग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही दिया है, स्फेग्मोमैनोमीटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़े बेटा, चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तचाप का मान दिया गया बेटा, श्रीमती एक्स, श्री एक्स, श्री वाई, श्रीमती ये। निम्न में से किसका रक्तदाब सामान्य है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य नॉर्मल रक्त प्रेशर किसका है वो आपको देख लेना है। देखिएगा 90/60, 160/120, 120/80, 140/100। देखो ये तो गलत है बेटा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब सही क्या है? ऑप्शन ये वाला श्री वाई का मान क्या भाई? ये सही है। देखो अब श्री एक्स भी दिया होगा, श्री वाई भी दिया होगा, आप गलती से श्री एक्स को लगा रहे हैं, लेकिन आपको क्या आंसर करना है भाई? श्री वाई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्री वाई का मान सही है 120/80, 120/80। केवल लैंग्वेज का फर्क है, चीजें तो वही है बेटा, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा। ये इंग्लिश प्रेमियों के लिए इंग्लिश वर्जन है, लेकिन हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? अब एक चीज मैं बता दूं, ये आपका क्वेश्चन है बच्चा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर करिएगा आप। वायुमंडल दाब से कम होगा, वायुमंडल दाब से अधिक होगा, वायुमंडल दाब के बराबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आपको आंसर करना है। और ये क्वेश्चंस जो है बेटा आपके लिए क्या है? ये होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क का मतलब है कि आपको इसको सर्च करना है, चाहे आप सर्च करके बताइए, चाहे आप कहीं से देखिए, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट छोड़ना है। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी घड़ी की सुई हमसे बार बार कह रही है कि सर क्लास का टाइम हो गया है, अब आप छोड़ दीजिएगा। तो बेटा ये आपको दिखाई दे रहा होगा होमवर्क, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा आपका होमवर्क में कुछ इस प्रकार का, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन इसका कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करेंगे। उसी प्रकार बच्चा ये तीसरा, ये इंग्लिश प्रेमियों के लिए है, ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए, ये होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर्स आपको कमेंट सेशन में डालना है, कमेंट करना है, ठीक। इसके बाद बेटा चौथा जो क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, रक्त समूह की खोज। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ये 5वां क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क में दिया गया है। कितने क्वेश्चन है? 5। पांचों क्वेश्चंस का जवाब प्रत्येक बच्चे का कमेंट सेशन में मुझे दिखना चाहिए। मैं हर बच्चे की कमेंट को ले रहा होता हूँ, मैं हर बच्चे की कमेंट को मैं चेक कर रहा होता हूँ, किस किस ने जवाब दिया है, किस किस ने नहीं दिया है, और सभी बच्चे इस कमेंट का इसका जवाब दें, उनका नाम अगली क्लास में ज़रूर दिखाया जाएगा सभी साथियों को जिनका सही जवाब होगा। बाकी का साथियों क्लास कैसी लगी है, क्लास के बारे में आप एक बार कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें, जिससे अगली क्लास में उसी एनर्जी के साथ और अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके सामने लेकर के आ सकूं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और यहाँ से आगे की चीज़ें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा अपने बिहार उत्कर्ष परिवार के साथ में। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।